बन गया भाई। एक और बनाओ। हाँ हाँ, एक और जल्दी जल्दी बना लो बस। चार्ट बनते डिस्कशन ख़त्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक और बना लो फटाफट से। चलो जी हम। बहुत बढ़िया, आपने बना लिया। वाह, जरा पहले डायग्राम के लिए अब एनालिसिस समझो। अपने सेंट्रल एक्सरसाइज के मॉड्यूल में पेज नंबर 155 खोल लेना। एक्सरसाइज के मॉड्यूल में पेज नंबर 155। डिस्कशन में जो मैंने आपको समझाना बेटा वो पॉइंट वाइज सब प्रॉपर्ली प्रिंटेड है। तो आप यहाँ बेसिकली डायग्राम्स के थ्रू अब समझना कि कंसेप्ट हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं, सिंपल। ठीक है। इसको लें बेटा, फर्स्ट सिचुएशन हमारी नॉर्मल सिचुएशन, पॉइंट सारे प्रिंटेड रहेंगे। अब जरा यहाँ से सिंपली समझ लो। अब हम कह रहे हैं सिंपली फर्स्ट डायग्राम में हम कह रहे हैं ए लिमिटेड कंपनी जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फैब्रिक फैब्रिक से उन्होंने गारमेंट बनाया, एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर। इस गारमेंट्स के ऊपर सेक्शन 3 का चार्ज आ गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो चार्ज आया था उसकी ये लेवी आ गई। फिर बेटा जब हम कलेक्शन की बात करते थे तो हम कलेक्शन कहते थे, थोड़ा ध्यान देना बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स निकलेंगे। हम ड्यूटी कलेक्ट करते थे एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री, और इस टाइम पर हम ड्यूटी की असेसमेंट करते थे तो हम लेते थे एक्साइज ड्यूटी के लिए रेट एंड वैल्यू। थोड़ा पुराने पॉइंट है, अगर आप रिकनेक्ट कर पाएँ तो बेटा रेट हम सीटा से पढ़ेंगे। यस, लेट्स सपोज रेट इज़ 12.5%। वैल्यू, ये ठीक से बोलना, शॉर्टकट नहीं। 32 4A 41। 32 किसके ऊपर था? तीन थे, तीन। हाँ जी, तीन थे, रेडीमेड गारमेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। रेडीमेड गारमेंट्स 32। रेडीमेड गारमेंट्स का हमारा एग्जाम्पल है, 32 में इसका वैल्यूएशन होगा। अच्छा, अब ये जो भी ड्यूटी बनेगी, जो भी 32 में जो भी उन्होंने वैल्यू दे रखी होगी, बड़े सिंपल सिंपल सा पॉइंट है बेटा। तो इस ड्यूटी को पे करने के लिए आप अपने ये जो कपड़ा लाए होंगे इस पर ईडी पेड होगा, उसका आप सीसीआर ले लेंगे। यस। और इस सीसीआर को जो होगा वो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो भी ड्यूटी लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? वेरी सिंपल डिस्कशन। यस। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर एक एग्जाम्शन दे रखी है। जिस एग्जाम्शन में उन्होंने ये कहा कि वैसे आपकी रेट ऑफ ड्यूटी 12.5% है, बट एग्जाम्शन नोटिफिकेशन ने पार्ट ऑफ ड्यूटी एग्जाम कर दी और इनको बोला कि आप 12.5 की बजाय 2% सिर्फ ड्यूटी दे देना। आप 12.5 की बजाय सिर्फ 2% की ड्यूटी दे देना। लेकिन 2% की ड्यूटी जो एग्जाम्शन कहती है वो कहती है 2% की अगर ड्यूटी दोगे तो फिर आप सैंडविच क्रेडिट नहीं लोगे। एग्जाम्शन की ऐसी शर्त लगा सकती है? यस। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर एग्जाम्शन प्लेन कहे 12.5 नहीं 2 दे दो, अगर एग्जाम्शन सिर्फ इतना बोले तो क्रेडिट अपने आप चले गए? नहीं। अपने आप कब चले जाते हैं? ना 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 ना, अगर एग्जाम्शन फुल हो तो क्या क्रेडिट अपने आप चले जाएंगे? यस, बट अगर हम एग्जाम्शन पार्शियल हो तो अपने आप जाते हैं या बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। तो यहाँ इस इंडस्ट्री के ऊपर एक एग्जाम्शन है 2%, कि आप 2% की ड्यूटी दे दो, लेकिन अगर आप ये 2% लोगे देन इन दैट सिचुएशन तब आप अपने कॉरेस्पॉन्डिंगली सीसीआर जो होगे वो अवेल नहीं करेंगे। तो अब इंडस्ट्री के पास दो तरीके हैं ऑपरेट करने के लिए। समरी रिवाइज करो, दो तरीके। नंबर 1, 12.5 की ड्यूटी दे दो विथ क्रेडिट ऑपरेट करो, या 2% की ड्यूटी दे दो, क्रेडिट्स भूल जाओ। और ये 2% कैसे पे होगा फिर? कैसे भी हाँ जी, ये 2% पे कैसे पे होगा? पीएलए से पे होगा।
अच्छा, एंड अब रिलेटिवली प्रैक्टिकली इंडस्ट्री जो है ये 2% वाला ही ऑपरेट करती है। प्रैक्टिकली इंडस्ट्री जो है वो 2% वाला ही ऑपरेट करती है, विद द रीज़न कि बेटा 2% से आपके क्रेडिट चले गए, ठीक है, लेकिन जब आप क्रेडिट खो देते हो तो क्या ड्यूटी रिलेटिवली काफ़ी लोअर ही हो गई है? यस। और दूसरा बेटा, क्रेडिट जैसे ही आप नहीं लोगे तो वो जो क्रेडिट कितने पचड़े होते हैं, और रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, ये करो वो करो, क्या उस सब से भी आप बाहर हो गए? यस। तो इन रियलिटी प्रैक्टिकली गारमेंट इंडस्ट्री इज वर्किंग इनटू दिस फैशन ओनली, 2% ड्यूटी विदाउट एनी सैंडविच क्रेडिट। ठीक है, दिस इज वन सिंपल मोड ऑफ एनालिसिस। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अच्छा जी, अब स्पेशल बात समझिएगा बेटा, ये एक सिचुएशन हो गई। अब दूसरे वाला डायग्राम, ऊपर वाले डायग्राम से मैं क्या डिफरेंस शो करना चाह रहा हूँ बेटा? ऊपर वाले डायग्राम में मैं क्या कहना चाह रहा था? ए लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरर, इट वाज मैन्युफैक्चरिंग, बना करके बेच रहा था। नीचे वाले डायग्राम में मैं क्या शो कर रहा हूँ आपको? बी लिमिटेड बना करके नहीं बेच रहा, ये बनवा रहा है। ठीक है, गारमेंट सेक्टर में ऐसा बड़ा काम होता है बेटा। ठीक है, तो नाउ इन कंपैरिजन टू अब कंपनी अब बी लिमिटेड, अब बी लिमिटेड गारमेंट्स इधर भेजती है जॉब वर्कर के पास, एंड जॉब वर्कर उसे कमीज बना करके दे देता है। क्लास मुझे बताएगी हु इज मैन्युफैक्चरर नाउ? हु इज जॉब वर्कर? मैन्युफैक्चरर, जॉब वर्कर। यस। अच्छा, एक साइज वाले किसका मैन्युफैक्चर मानते हैं बेटा? जो बनाता है या जो बेचता है? जो बनाता है। हमारा पूरा डिसीजन हो रखा है इस पर। एक केस लॉ भी था, कौन सा था जिसमें बोला गया था जॉब वर्कर मैन्युफैक्चर होता है? भूल गए क्या? जिसमें तय हुआ था जॉब वर्कर मैन्युफैक्चर होता है, उजागर प्रिंट्स। अभी 2-3 दिन पहले की तो बात है बेटा, अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। तो उजागर प्रिंट का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने बोला था ऑनरशिप से एक्साइज वालों को कोई मतलब नहीं है। इसने एक्चुअल में बनाया है, ये मैन्युफैक्चरर है। अब आपने इसने सेल नहीं करी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब बेटा अगर आपको एक और वर्ड याद आता हो, इसको हम बोलते थे मैन्युफैक्चरर, और जो बनवाता था उसको हम क्या नाम बोलते थे? प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। जिसने बनाया वो मैन्युफैक्चर, जिसके लिए बनाया उसको हम बोलते थे प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। अच्छा, इधर ये जो कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, इसका स्टेटस क्या है? मैन्युफैक्चरर, बना के बेचेगी। बी लिमिटेड पीएम है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर, बनवा के बेचेगी। अभी तक आपने जो पढ़ा बेटा उसके हिसाब से एक्साइज ड्यूटी किसको देनी है? जॉब वर्कर को। ठीक है ना, आज का हमारा जो नया प्रोविज़न है, जिस नए कंसेप्ट को हमने सीखना है बेटा, हमारे पास एक्साइज वालों ने एक नया रूल बनाया, जिसमें उन्होंने बोला गारमेंट्स इंडस्ट्री के केस में ये जो रियल मैन्युफैक्चर है ये एक्साइज वाला मैन्युफैक्चर नहीं मानेगा, रेदर देन जो पीएम है जो इससे गुड्स बनवा रहा है, एक्साइज वाले इसको मैन्युफैक्चरर मानेंगे। एक्साइज में स्पेशल प्रोविज़न उन्होंने बनाया, जिसमें उन्होंने बोला कि गारमेंट इंडस्ट्री में, नॉट एवरी इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए ये जो पीछे वाले आर्टिशियंस हैं जो बनाने वाले हैं, इनको नहीं बोला जाएगा मैन्युफैक्चर, एक्साइज वाला जो होगा इसको मैन्युफैक्चरर मानेगा। अच्छा, ये काम करने के लिए एक्साइज वालों को स्पेशल प्रोविज़न लिख करके बोलने पड़ेंगे, बिकॉज अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट रूल क्या है? जॉब वर्कर जो बना रहा है वही मैन्युफैक्चरर है। तो इसके लिए इन्होंने अब एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया, पेज नंबर 155, जॉब वर्क अंडर गारमेंट सेक्टर। टाइटल दे दिया मैंने, जॉब वर्क अंडर गारमेंट सेक्टर। ठीक है जी। रूल 4 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल, ग्रीन पोर्शन सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। इसमें उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन लिखा है 1A। किसी को वैसे रूल 4 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल याद है? ये क्या था? सेंट्रल एक्साइज रूल्स मैं याद कराता हूँ। सबसे पहला रूल था ये सेंट्रल एक्साइज रूल का, जिसमें ये लिखा था मैन्युफैक्चरर पे करेगा एंड रिमूवल के टाइम पर पे करेगा। अच्छा, उस रूल 4(1) के हिसाब से अगर बात करें, वो कहता है मैन्युफैक्चर पे करेगा, तो कौन पे करेगा? जॉब वर्कर। ठीक है, बट उन्होंने इस कहानी में चेंज करना था, तो उन्होंने 1A लेटर ऑन ये स्पेशल प्रोविजन लिख करके दिया। पढ़े बेटा 1A, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब रूल 1। सब रूल 1 कहता था मैन्युफैक्चर बनाने वाला पे करेगा। ठीक है जी, उसको हम ओवर रूल करके कह रहे हैं एवरी पर्सन हु, बोल के पढ़ेंगे बेटा, एवरी पर्सन हु गेट्स द गुड्स
falling under chapter 61, 62, 63 of first schedule of CETA। ये बेसिकली गारमेंट सेक्टर है बेटा, इसमें ये यहाँ से फैब्रिक्स वगैरह आते हैं, ये सब गारमेंट सेक्टर के नाम से आप सिंपली ध्यान रखेंगे। तो एवरी पर्सन हु गेट्स द गुड्स falling under chapter 61, 62 or 63 of the first schedule CETA produced or manufactured on job work shall pay the duty leviable on such goods। लाइन ध्यान से पढ़ के बोलिएगा बेटा। जॉब वर्क की स्टोरी चल रही है गारमेंट सेक्टर की, लाइन क्या कह रही है बेटा, कौन पे करेगा, बनाने वाला या बनवाने वाला, बनवाने वाला। एवरी पर्सन हु, प्लीज एवरी पर्सन हु गेट्स द गुड्स 61, 62, 63 वाले, हु गेट्स द गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड ऑन जॉब वर्क, जो गुड्स बनवा रहा है जॉब वर्क पर, ही शैल पे द ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स। लॉ ने स्पेशल प्रोविजन बनाया है ओनली एंड ओनली फॉर द गारमेंट सेक्टर। एज एन एक्सेप्शनल प्रोविजन आपको इसे ध्यान में रखना है, और रेस्ट ऑल द केसेस जो पढ़ रखा है वही चलेगा, बट फॉर गारमेंट सेक्टर दे हैव मेड द स्पेशल प्रोविजन। इससे क्या फ़ायदा होगा, बेसिक इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, बड़ी कंपनी पकड़ में आ जाएगी, उनके पास सीधा रिलेटिवली, दोनों में से रिलेटिवली बड़ा कौन होगा, जो बना रहा है वो या जो बनवाने वाला है वो, बनवाने वाला। तो उन्हें एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के एंगल से एक बड़ा एंटिटी जो ऑर्गेनाइज होगा बेसिकली, वो एज एन एसएससी जो होगा वो उनको अवेलेबल हो जाएगा। सो नाउ दिस प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर विल बिकम लायबल टू पे ड्यूटी। अच्छा, नाउ यू टेल मी फॉर गारमेंट सेक्टर, मेरे को एक लाइन बोल के बताओ, मेरे को एक लाइन बोल के बताओ, गारमेंट सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी इज पेबल बाय, दोनों को इकट्ठा बोल देना, एक्साइज ड्यूटी इज पेबल बाय मैन्युफैक्चरर और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। तो एक्साइज ड्यूटी इज पेबल बाय, चलो दोबारा बोलते हैं, नॉर्मल रूल हमने आज से पहले तक हमेशा क्या पढ़ा, एक्साइज ड्यूटी इज पेबल बाय मैन्युफैक्चरर। यस, वो कंसेप्ट गया या वो आज भी है, वो आज भी है, लेकिन हाँ जॉब वर्क वाली कहानी में अब मैन्युफैक्चरर, गारमेंट सेक्टर में मैन्युफैक्चर की बजाय कौन पे करेगा, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब इसके साथ कुछ क्वेश्चंस, आपने ये छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, ये कंसेप्ट माइंड में रखना है, फिर उसके बाद सोचना है रिलेटिवली अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। हम छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इधर देखें बेटा ध्यान से। अब ये वाला आदमी नॉर्मल समझिएगा, इस आदमी ने काम किया, थोड़ा टेंशन ले बेटा, दिस इज नॉर्मल, यहाँ जॉब वर्क है ही नहीं, ये मैन्युफैक्चर है, जो नॉर्मल रूल है एक्साइज ड्यूटी इज पेबल बाय मैन्युफैक्चर वही चलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ से स्टेप फिर से बोलते हैं बेटा, शर्ट के बनने पर चार्ज आ गया, यस, सेक्शन 3 में लेवी आ गया, पर उसके बाद क्वेश्चन आया ये जो लेवी आई है ये किसको देनी है, मैन्युफैक्चरर। फिर रुकना है जल्दी जल्दी, मैन्युफैक्चरर कब देना है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम हिज फैक्ट्री। ठीक है जी। और क्या सेल्फ असेस करना है, यस, और रेट और वैल्यू किस दिन के, एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम हिज फैक्ट्री। यही है ना प्रोविजन, यस, यू आर परफेक्ट अबाउट दिस। अब जरा मुझे बताइएगा, नाउ अंडर दिस स्टोरी, अंडर दिस स्टोरी जब तक हमने स्पेशल प्रोविज़न नहीं पढ़े थे, एक बार तब तक के लिए बोलिएगा क्या था, और स्पेशल प्रोविज़न के बाद हमें क्या क्या नया सोचना पड़ेगा वो आप बताना। जब तक हमने स्पेशल प्रोविज़न नहीं पढ़े थे, इसने इससे शर्ट बनवाई, एक्साइज ड्यूटी क्या इसको देनी थी, यस, कब देनी थी, बोलेंगे जरा फटाफट से, कब देनी थी, एट द टाइम फॉर रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री, और ये थी फैक्ट्री, यस। तो इसको ये जगह ये मैन्युफैक्चर था, ये फैक्ट्री थी, यहाँ से निकलते टाइम ड्यूटी देनी थी। और रेट और वैल्यू क्या इस दिन के हिसाब से लेना था, यस, और रेट कहाँ से लेता था, सीटा, वैल्यू। आप इतना अटक रहे हो यार, सब धीरे धीरे लिखवाया है, डायग्राम पर भी देखोगे तो वैल्यू। इस वाले केस में क्या चल रहा है बेटा, 3-2 चल रहा है ना, यस, ठीक है। और बेटा ये नॉर्मल था जब तक कोई स्पेशल नहीं था, अब आपको सोचना है क्या चेंज होंगे जब हमने स्पेशल प्रोविज़न बना दिए। अब बेटा अब बोलो, अब स्पेशल प्रोविज़न के हिसाब से ईडी किसको देनी है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। अब ये आदमी ड्यूटी की चेन से बाहर है, एम्प्लॉयड बोलिएगा, एक्साइज में रजिस्टर्ड कौन आदमी होगा, क्या ये रजिस्ट्रेशन करेगा, यस, वंडरफुल, ड्यूटी ये दे रहा है तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के बगैर तो ड्यूटी हो ही नहीं सकती, एम्प्लॉयड बात है, यस। अब इस आदमी को ईडी देनी है कब,
अपने आप सोचना, अपने आप लॉजिक से सोचना, यू कैन डू दिस। बहुत कुछ चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, लॉ अगर नहीं लिखे तो भी फिर आपको वो अपने आप लॉजिक से बनानी पड़ेगी। मैंने सिर्फ एक लाइन आपको दे दी है, लॉ ने ये बोल दिया जी इससे ड्यूटी लेंगे, यहाँ से जब रिमूव होगा तभी देना पड़ेगा क्या, या आगे लेना चाहिए? आगे लेना चाहिए, रीज़न बोलो इसका क्यों? बेटा कल तक क्या था, ये मैन्युफैक्चर था, ये फैक्ट्री थी, यहाँ ड्यूटी लेवल होना चाहिए। अब डेफिनेटली अगर ये मैन्युफैक्चर है, ये रजिस्टर्ड है, तो क्या इस प्रीमाइस से रिमूवल पर ये ड्यूटी की बात होनी चाहिए? यस। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 4(1)(a) को पूरा पढ़ के देखिएगा, जो भी पढ़ा था उसको थोड़ा सा और आगे पूरा पढ़ के देखिएगा। पढ़ तो ले बेटा। थोड़ा सा कोशिश करते हैं जी। वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था जी हर वो आदमी जो गुड्स बनवा रहा है जॉब वर्क पर, हर वो आदमी जो गुड्स बनवा रहा है जॉब वर्क पर वो ड्यूटी पे करेगा। और आगे की लाइन कह रही थी एट सच टाइम एंड इन सच मैनर एज इज प्रोवाइडेड अंडर दीज रूल्स। यहाँ दीज रूल्स का पहले मतलब बोलो, दीज रूल्स। मैं कौन से रूल्स में पढ़ रहा हूँ, ये जो सेंट्रल एक्साइज हो। तो वो कह रहा है जिसने बनवाया वो ड्यूटी देगा, वो एट सच टाइम एंड इन सच मैनर देगा, वो उस समय देगा और उस तरीके से देगा जैसा समय या तरीका हमने सेंट्रल एक्साइज रूल में लिखा था। जैसा समय या तरीका हमने सेंट्रल एक्साइज रूल में लिखा था। अगली लाइन बोलो फटाफट से, एज इफ हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सच। अब इस लाइन का मतलब बोलो, जैसे कि इसने बनाई हो, तो बोलो ना ये कब देगा? अगर हम ये मान लेंगे कि इसी ने बनाए हैं तो इसके रिमूवल से देंगे या अपने यहां रिमूवल से देंगे? अपने यहां रिमूवल से देंगे, ठीक है। और अब बेसिकली ये जो काम अदरवाइज जॉब वर्कर के यहाँ से चलते हुए होता था, वो इसकी बजाय अब यहाँ पर इसके लेवल पर वो काम आ जाएगा। अब जब यहाँ से बेटा ये शर्ट्स लेकर के आएगा, इसे कोई ड्यूटी नहीं देनी, अपने पास ला कर रखे। अब ये इसके रजिस्टर्ड प्रीमाइस है, इस रजिस्टर्ड प्रीमाइस से जब कभी आप गुड्स रिमूव करेंगे तब आपको ईडी पेबल करनी पड़ेगी। कौन करेगा असेसमेंट? क्या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर ही करेगा? यस। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा है, हम ये मान के चल रहे हैं जैसे इसने बनाए हैं। रेट और वैल्यू कौन से दिन की? अपने आप बोल दो, क्या इसके यहां से जब चलेगा उसके दिन की चलेगी? यस। और रेट वही सीटा से उसने पढ़नी है। यस। रेट कितनी? 3(2)। अबे यार तेरा क्या होगा सारे कंसेप्ट की ऐसी तैसी। रेट कितनी? लाइक रेट कितनी अभी समझाया। इसके पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके थे ना। 12.5 पर दे दो विथ क्रेडिट काम करो, या 2% दे दो विदाउट क्रेडिट काम करो। यस। तो इसके पास भी बेटा क्या 2 तरीके आ जाएंगे? यस। या तो 12.5 पर दे दे या फिर 2% दे दे। पॉइंट क्लियर है? यस। एक्साइज के सारे कंप्लायंसेस बेटा क्या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर ही मैनेज करेगा? यस। अगला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने लिखा था मैन्युफैक्चरर फॉर द पर्पस ऑफ एक्साइज कौन होगा। अगला पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्साइज कंप्लायंसेस। तो सेकंड पॉइंट टेबल में बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्साइज कंप्लायंसेस। एक्साइज वालों ने रूल 12D करके एक रूल बना करके स्पेशल बनाया इसके लिए, बड़ा छोटा सा 3 ही लाइनें लिख के इसमें। प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स, central excise rules, shall apply to a person who is liable to pay duty leviable on goods falling under 61, 62, 63 of CETA under Rule 4(1)(a) as if such goods have been manufactured by him। अच्छा ये ना भी होता तो भी क्या हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेनी ही थी? यस। बट दे हैव जस्ट मेड इट वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब सारे प्रोविजंस ये कंप्लाई करेगा। सिंस ही हैज़ बीन मेड लायबल टू पे ड्यूटी, तो ही बेसिकली बिकम्स नाउ असेसी अंडर एक्साइज, और वो सारे एक्साइज के कंप्लायंसेस जो है वो करेगा।
अच्छा अब बेटा एक स्पेशल पॉइंट सुनना जरा, अगला स्पेशल पॉइंट थोड़ा सा जस्ट नॉलेज के लिए। अब बेटा अब जैसा आपने बोला इसके पास एक्साइज ड्यूटी देने के दो तरीके पैरेलल आपने डेवलप कराए। आपने बोला या तो 12.5 विद क्रेडिट वाला कर ले और या फिर 2%, ठीक है। अच्छा अब ये वाली यूनिट जो है बेटा ये बड़ी यूनिट है, ये वाली यूनिट जो है बड़ी यूनिट है, और लेट्स सपोज ये कहती है जी मैं विद क्रेडिट काम करूंगा। लेट्स सपोज ये कहती है जी, लेट्स सपोज थियोरेटिकली ये कहती है कि मैं विद क्रेडिट काम करूंगा। बेटा थोड़ा सीरियस से पढ़े। अब वो कहता है मैं विद क्रेडिट काम करूंगा। अब क्लास जरा मुझे एक बात बताए, क्रेडिट जिसको लेना होता है तो बेटा अब उसने 2% नहीं, उसने बोला मैं 12.5 से चार्ज करके काम कर रहा हूँ, बेच रहा है 12.5 से बेच रहा है और कह रहा है मैं क्रेडिट से काम करूंगा। अच्छा क्रेडिट लेने के लिए आपको CCR के कुछ प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं, मुझे वो एक बार सीरीज बोलते हैं फिर से 6 2 3 4 9। आप महसूस करेंगे अब उसमें एक बात बेटा, रूल नंबर 6, आउटपुट पर टैक्स होना चाहिए। क्या है? यस। पहला क्वेश्चन, इसका तो आउटपुट ही नहीं है, ये इसका तो आउटपुट ही नहीं है। अच्छा हम क्रेडिट में हमेशा क्या बोलते हैं, सुनना ये हम तो सिंपल लाइन बोल दी, आउटपुट पर टैक्स होना चाहिए। 6 बेसिकली बेसा क्या कहता है, मैन्युफैक्चरर का फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड ना हो, मैन्युफैक्चरर का फाइनल प्रोडक्ट। क्या इसी को मैन्युफैक्चर माना गया? यस। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन, इसको मैन्युफैक्चर हमने टैक्स देने के लिए माना था या क्रेडिट के लिए माना था? अच्छा इसको हमने मैन्युफैक्चर माना, कहाँ लिखा ये हमने? एक्साइज रूल में। अच्छा और एक्साइज रूल किसके फोकस बात करता है, क्रेडिट फोकस या टैक्स फोकस? टैक्स फोकस। तो हमने अभी तक इसको किस एंगल से माना है? टैक्स फोकस। एक बात लेकिन इम्प्लाइड होनी चाहिए बेटा, अगर इसे टैक्स के लिए हमने मैन्युफैक्चर मान लिया तो कैसे क्रेडिट्स के भी राइट आने चाहिए? यस। बाकी एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए सैंडविच क्रेडिट रूल्स वालों ने मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन डाल दी सैंडविच क्रेडिट रूल्स में। टेबल का नेक्स्ट पॉइंट, टेबल का नेक्स्ट पॉइंट। आई होप दैट इज वेरी सिंपल, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस। अच्छा दिस इज अगेन, अगर ये ना होता तो भी लॉजिकली क्या यही होना चाहिए था? यस। बाकी डिस्प्यूट्स कुछ नहीं चाहिए, तो जो जो इशू राइज हो रहे हैं वो उसको क्लियर कट लिख करके बेसिकली एंड कर रहे हैं। तो अब बेसिकली अभी तक की में जब क्या बनी बेटा, जो काम अदरवाइज ये आदमी करता था अब इसकी पोजीशन बाहर हो गई, अब सब ये करेगा। अच्छा और अब जब इसको क्रेडिट लेने होंगे बेटा, अब इसके बाद परचेज इनवाइस होंगे, होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि खरीदा क्या इसी ने है, तो इसको तो कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से अपना परचेज इनवाइस है ही, अपने क्रेडिट्स ले लेगा। हाँ ये बात अलग है, प्रैक्टिकली शायद ये क्रेडिट वाले रास्ते पे चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या सिंप्लिसिटी के लिए क्या सोच सकता है, 2% दे देता हूँ विदाउट क्रेडिट। बस जिसका मन हो, अगर किसी भी वजह से डिसाइड कर रहा हो तो फिर जाओ 12.5, क्रेडिट लेने में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, हमने वो एश्योर करा दिया अपनी क्रेडिट रूल्स में डेफिनेशन दे करके, ठीक है। अच्छा याद रखने के लिए अब सिंपल सा बेटा, हम स्पेशल बात सिर्फ कर रहे हैं गारमेंट सेक्टर का जॉब वर्क, सिंपल सी बात है। बाकी सब जो हमने पढ़ रखा था वैसे ही रहेगा। अगर मैं कहूँ गारमेंट की बात नहीं, ये पापड़ बनाने वाली बात है, पापड़ वाला तो जॉब वर्कर ही देगा, यही रजिस्टर्ड कराएगा, ड्यूटी यहीं से देगा, यस, और क्रेडिट भी यही लेगा। तो आवर चेंज इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द गारमेंट सेक्टर ओनली। आई होप आई एम क्लियर, पक्की बात है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पहलू स्टार्ट होगा अगर यहाँ तक आप क्लियर हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा एग्ज़ाम के लिए बेटा अलग अलग रूल है, किसी रूल में कुछ लिखा उन्होंने, किसी में कुछ लिखा, किसी में कुछ, तो रूल नंबर आप छोड़ दीजिएगा एम्फेसिस में, आप सिर्फ कंसेप्चुअली पॉइंट कि हाँ ये पॉइंट्स उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं, रूल नंबर नहीं ध्यान रखना, सिर्फ पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। और पॉइंट्स कैसे याद रखना, जैसे क्या इसको ड्यूटी देनी है, आप हाँ ये कहाँ लिखा है, रूल नंबर मत ध्यान रखना, पर सेंट्रल एक्साइज रूल में लिखा है, ये तो याद रह जाएगा। यस। और इसे क्रेडिट मिलेंगे, वो CCR में लिख दिया,
इतना तो याद कर ही सकते हैं आप कि हाँ, आप सिंपली ऐसे एग्जाम्स में लिख सकते हैं कि हाँ, रिलेटेड प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर सेंट्रल एक्साइज रूल टू मेक दिस पर्सन लायबल फॉर ड्यूटी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट हैव बीन मेड अंडर CCR 2004। रूल नंबर नहीं याद रहेंगे, उसका कोई स्पेशल एम्फेसिस भी नहीं है। ठीक है जी। अब एक स्पेशल बात आपको और बताता हूँ बेटा, लास्ट जो स्पेशल बात है, बहुत बढ़िया बात है, सुनिएगा आप जरा बेटा। अब आपके पास क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमने ये कंसेप्ट जो है लिंक करना है विद द SSI। कल हमारी SSI हुई क्लास में, तो अब मुझे SSI याद कराओ। SSI किसको बुलाते हैं? जिसका पिछले साल का काम 450 हो और अकॉर्डिंगली फिर वो 150 लाख की एग्जाम्शन ले सकता है। ठीक है। अब थोड़ी देर आपको सिर्फ बड़े सिंपल एनालिसिस बोलने बेटा। लेट्स सपोज A लिमिटेड, फर्स्ट एग्जांपल में A लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर, इट इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ ED। यस, ये SSI पड़ता है मान लीजिए, तो ये अपने आप को SSI कब बुला पाएगा? जब इसने, बोलना है थोड़ा अच्छे से, पिछले साल में 400 लाख तक बनाए हो, है ना? यस, तो ये SSI बनेगा। और अगर ऐसा है तो इसने जो ड्यूटी देनी थी 150 लाख तक, ये वो ड्यूटी नहीं देगा, उसके बाद देगा। कितनी? ना 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 ना, ठीक से बोलो, ठीक से, ऐसे नहीं जितनी। अगर ये समझो, अगर मैं ये कहूँ ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा काम है, तो ये SSI नहीं ले पाएगा। और क्या ये सारा काम ड्यूटी वाला करेगा? यस। कितनी? बेटा इधर ध्यान से करना, बताओ कितनी? कितनी? 2 ऑप्शन है, बट प्रैक्टिकली हम सिंपल याद रखें 2%। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ, मान लो यही SSI है, ये SSI इस वजह से होगा कि पिछले साल इसका काम 400 तक होगा। अब अगर ये 400 तक कहते हैं तो 150 तक इसे ये 2% भी देने की जरूरत नहीं है जो बड़ी दे रही है, और 150 के बाद 2% से अपना काम कर ले। क्लियर है जी? अच्छा, अब ये बड़ा अच्छे से लाइन, अब मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ और आप मुझे ठीक करके बताना। A लिमिटेड अगर ऐसे ही पड़ेगा तो A लिमिटेड कहेगा अगर मैंने पिछले साल 400 लाख तक के गुड्स बनाए, क्लियर किए हैं, तो मैं SSI हूं। बेटा मुझे बताओ, ये वाला आदमी यहाँ SSI कौन पड़ेगा? जल्दी जल्दी बात करे, यहाँ SSI कौन पड़ेगा? जल्दी, ये पड़ेगा या ये पड़ेगा? प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर। क्यों? SSI कौन पड़ता है? SSI कौन पड़ता है? नॉर्मली हम हमेशा क्या बोलते हैं, SSI कौन पड़ता है? मैन्युफैक्चरर। यस और नो? यस। SSI कौन पड़ता है? मैन्युफैक्चरर या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर। हु इज मैन्युफैक्चरर? वैसे तो ये है, पर इसको माना गया। अच्छा, इसको किस लिए माना था? टैक्स लेने के लिए। यस, इसको हमने मैन्युफैक्चर माना था। ये बात हमने कहाँ लिखी थी? सेंट्रल एक्साइज रूल में, या SSI एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, सेंट्रल एक्साइज रूल में। अब समझो, जिस डिपार्टमेंट को मुझे लेने होंगे वो एक बात क्या बोलेगा, SSI एग्जाम्पशन कैरियर मैन्युफैक्चरर, और बोलेगा एक्साइज रूल के लिए अलग चलेगा, SSI के लिए अलग चलेगा। ये लॉजिकल होगा क्या? नो। तो क्या मैन्युफैक्चर SSI के लिए भी अब इसको माना जाना चाहिए? यस। और इस पर बवाल ना हो तो अब करेक्शन कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? SSI एग्जाम्पशन में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, SSI एग्जाम्पशन। ठीक है, SSI एग्जाम्पशन जरा स्टेप वाइज पढ़ता हूँ बेटा। पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा, वेदर अवेलेबल गारमेंट्स पर SSI एग्जाम्पशन है भी या नहीं। ये मैंने इसलिए लिखा, कल मैंने आपको बताया था बेटा, हर प्रोडक्ट पर है SSI या स्पेसिफाइड पर? स्पेसिफाइड। अच्छा, अगर गारमेंट स्पेसिफाइड ही ना हो तो कोई क्वेश्चन एनालिसिस में बचेगा? नो। तो ये स्पेसिफाइड है, मैंने लिख के बोला दिस इज स्पेसिफाइड गुड्स, और क्योंकि है तो फिर मैंने अगला क्वेश्चन भेजा, हु विल अवेल। तो हमने इस केस में लिखा प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर जो है वो अपना अवेल कर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाल रखी है, SSI में है ये एक्सप्लेनेशन। सिंपल सी है, कोई एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ऑटोमेटिकली चेंज सेट हो जाएगी। क्लियर है जी? यस। तो अब प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर जो होगा, क्योंकि वो ऐसे बन चुका है, तो बेसिकली 8/2003 ये भी ले पाएगा। अच्छा, और 8/2003 लेने के लिए अब पढ़ते क्या हैं बेटा? पिछले साल
400 लाख तक का काम हो। अब इसको इस सेंस में पढ़ेंगे कि इसने जो भी पिछले साल काम किया वो 400 लाख तक का हो। बेटा इसको कोई लेना देना नहीं है, अब हम इसका नहीं देख रहे इसने इसको कितना दिया, हम क्या देख रहे होंगे, इसने कितना क्लियर किया। 400 तक का किया तो ये एसएसआई है, और अकॉर्डिंगली फिर इसके 150 लाख जो होंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आई होप यू आर क्लियर। यस। अच्छा, बड़े बेसिक प्रोविज़न थे, अब एक में स्पेशल जिसमें सिर्फ छोटी सी बात आ सकती है वो मुझे बताइएगा बेटा। सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, इस यूनिट ने जब इससे ये शर्ट बनवाई होगी, बढ़िया क्वेश्चन छोटा सा, तो इससे ये शर्ट जब बनवाई होगी तो बेटा इसने इस शर्ट पर ब्रांड नेम लगवाया होगा, लगवाया होगा, यस। किसका, अपना, पक्की बात है, यस। और आप सोचना बेटा, अगर हमारे ये कोई स्पेशल प्रोविज़न ना होते तो मैन्युफैक्चर कौन था, जॉब वर्कर। ये छोटा एसएसआई पढ़ता, यस, लेकिन ये इस शर्ट पर एसएसआई कभी ले नहीं पाता क्योंकि इसकी क्लियरेंसेस वर बियरिंग ब्रांड नेम ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है जी, इसके एंगल से क्या, अनदर पर्सन। अब यहां सोच के देखें, आपको मुझे बताना है बड़ा अच्छा था। अब इसने इससे गुड्स बनवाए, बनवाए अभी भी इसी से है, नाम इसका लगा हुआ है, यस, गुड्स क्लियर हो रहे हैं, क्या ये ले जाएगा एग्जामिशन, यस, क्योंकि इसके एंगल से तो गुड्स बियरिंग ब्रांड नेम ऑफ सेल्फ या अनदर पर्सन वाली बात नहीं है, तो अकॉर्डिंगली इस क्लियरेंसेस पर एग्जामिशन बेनिफिट आ जाएगा। तो ये इसमें एसएसआई के एंगल से एक स्पेशल पॉइंट बना कि अगर ये स्पेशल प्रोविज़न नहीं होते, सुन लो, अगर ये स्पेशल प्रोविज़न नहीं होते तो ये कपड़ा क्या ईडी पेड आगे जाता, यस, बेचता यही क्या, ईडी पेड बिकता, यस, लेकिन अब अकॉर्डिंगली ये कपड़ा बिना ईडी पेड 150 तक अपनी कहानी में आराम से जो है वो ट्रेड हो सकता है। एम आई क्लियर, इफ़ आर क्लियर तो जस्ट नाउ आप एक कोशिश करना मेरे आंसर की कि अब अपना सेकंड डायग्राम देखो बेटा। अब मुझे ये बताओ, ये सेकंड डायग्राम आपको माइंड में क्या इमेज दे रहा है पिछले के कंपैरिजन में। पिछले में मैं आपको अलग अलग एनालिसिस कराता था, एक कंपनी मैन्युफैक्चर थी, बना के बेच रही थी, और दूसरी कंपनी बनवा के बेच रही थी। मैं इस डायग्राम में अब आपसे क्या कर रहा हूँ, दोनों काम कर रही है, बना भी रही है और बनवा भी रही है। क्लास मुझे बोले, ये वाला काम जो ये कर रही है इसकी ईडी क्या यही देगी, यस, इन द कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, नॉर्मल प्रोविजंस, यस, और ये जो बनवा रही है इसकी ईडी भी यही देगी इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल प्रोविजन। वेरी सिंपल थिंग, कुछ स्पेशल नहीं है भी, और प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है, हम बनाते भी हैं, बनवा भी लेते हैं। तो जो बनाया उसकी ड्यूटी मुझे देना है एज नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल प्रोविजंस जो भी हमने समझ रखे हैं, और जो बाहर से बनवाया उसकी भी मुझे देनी है एज पर स्पेशल प्रोविज़न। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब अगर ये ए लिमिटेड अपने आप को एसएसआई बुलाए, ये लिमिटेड अपने आप को अगर कहे कि जी मैं एसएसआई हूँ, एसएसआई कह सकती है ये, यस। कितनी एग्जाम्पशन है, डेढ़, एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 150 लाख। 150 लाख में बेटा क्या आएगा, ये वाली शर्ट या ये वाली शर्ट, या मिला के आएगी, मिला के आएगी, सिंपल बात। अच्छा, और बेटा एग्जाम्पशन मान लीजिए इसने, मैं ये कहूँ इसने अपनी बनाई हुई शर्ट 300 लाख की बेची, और ये जब बनवा के लाया था ये शर्ट लेट्स सपोज 200 लाख की बेची, तो हम 300, 200, 500 की इसी की लायबिलिटी थी, 500 में से 150 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और बाकी के ऊपर ये ड्यूटी दे देगा। ठीक है जी, 350 के ऊपर बेटा इसने ड्यूटी दे दी। अब मुझे बताओ अगले साल, अगले साल एसएसआई या नॉन एसएसआई, नॉन एसएसआई, इसका काम देखना है जो बना रहा है या जो बनवा रहा है, बोलो बड़ा वर्ड से, क्या दोनों का कंबाइंड ही देखना है, यस, बिकॉज बोथ क्लियरेंसेस के लिए नाउ दिस पर्सन इज मैन्युफैक्चर।
इसमें भी कुछ अभी स्पेशल बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। अब लेवल बढ़ाता हूँ क्योंकि बेसिक पॉइंट्स हो गए हैं मेरे। मैं थोड़ा क्वेश्चन एडवांस करता हूँ, बी रेडी। बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि अब मैं सिचुएशन बोलता हूँ, जरा आप देखना, लिखने की ज़रूरत नहीं, वर्बली कर जाना। नंबर 1 बना के बेच रहा था, नंबर 2 बनवा के बेच रहा था। बेटा क्या ऐसा हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी वाला इसे कपड़ा दे और ये थर्ड पार्टी वाले को शर्ट बना के दे? अपने लिए बना के बेचा, दूसरों से बनवा के बेचा, और तीसरे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुद जॉब वर्कर हो गया किसी और के लिए। यस और नो? यस। अब मान लीजिए ये जो इसने क्लियर किया, ये भी इसने 150 लाख रुपए की वैल्यू का काम किया, 200 लाख रुपए की वैल्यू का काम किया। बताओ जरा फटाफट से। ये वाला जो इसने दूसरे के लिए काम किया, स्पीड लाओ यार फटाफट से, ये जो ये दूसरे के लिए काम किया, इसके लिए ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर है सामने वाला। यस। और मतलब बोलो ये 200 लाख अब मेरी इधर एसएसआई की लिमिट में नहीं आएंगे। कौन सी लिमिट में, 150 या 400, या दोनों में ही नहीं आएंगे? दोनों में ही नहीं आएंगे। भाई दूसरे से जो बनवा रहा हूँ वो मेरा काम हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली मैं जो दूसरे के लिए बना रहा हूँ वो मेरा काम होने की बजाय अब वो दूसरे का काम हो जाएगा। सिंपल। हो जाएगा यहाँ तक भी याद आराम से? यस। अच्छा, लास्ट चेन सिनेरियो। अब देखना, ये अब आपके टेंशन की बात है कि आप इसे कितना ध्यान से पढ़ रहे थे बेटा। अब बेटा ए लिमिटेड कंपनी, स्टेप नंबर 1 सुनना, छोटा काम, अब फिर से क्लैरिटी लेना। कपड़ा खरीदा, शर्ट बनाई, इस शर्ट की ड्यूटी इसको देनी है, ठीक है? ये एसएसआई वगैरह सब छोड़ दो, अभी इतनी स्टेज पे बात करो। कपड़ा खरीदा, शर्ट बनाई, इस एक्साइज की इसकी इसकी ड्यूटी इसको देनी है, एज पर स्पेशल प्रोविजन या नॉर्मल प्रोविजंस? नॉर्मल प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है बेटा, बाहर से कुछ शर्ट बनवाता है, जरा ध्यान रखना। अब जरा, अब कुछ शर्ट बाहर से बनवाते हैं। किसी को याद है बाहर से शर्ट हम दो तरीके से बनवा सकते थे, एक तो जॉब वर्क के बेस पर और एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेस पर। क्या फर्क रहता था दोनों में बेटा? एक में हम मटेरियल देंगे, वो शर्ट बना के देगा, और दूसरे में हम सिर्फ उसे ऑर्डर दे देंगे, वो खुद से कपड़ा खरीद के शर्ट बनाकर मुझे देगा। अब आपके लिए क्वेश्चन में मैं ये चेंज कर रहा हूँ बेटा, मैंने इसको रॉ मटेरियल नहीं दिया है, मैंने इसको रॉ मटेरियल नहीं दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लिया इसके साथ। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। यस। अब इसने खुद से कपड़ा खरीदा, शर्ट बनाई और मुझको दे दिया। ही इज़ नॉट अ जॉब वर्कर। आपको मुझे बताना है नाउ हु इज़ मैन्युफैक्चरर? जल्दी बताएंगे फटाफट से, हु इज़ मैन्युफैक्चरर? क्या अब ए ही रहेगा? यस। लेकिन गारमेंट सेक्टर वाला तो कहता था जो बनवाएगा वो हो जाएगा, वो ये नहीं कहता था जो जॉब वर्क पर बनवाएगा। दैट्स अ स्पेशल पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। जो जॉब वर्क पर बनवाएगा उसके लिए से स्पेशल प्रोविजन है। आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बनवाओगे तो आप नहीं होंगे। एंड व्हाट कुड हैव बीन द बेसिक इंटेंशन? कोई गेस कर सकता है ऐसा क्यों? बेसिक इंटेंशन ऐसी क्यों होगी कि भाई जॉब वर्क पर बनवाओगे तभी आपको मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे? आप बताओ, यहाँ अगर समझो, जॉब वर्क पर बनवाने का मतलब यहाँ वाले लोग जनरली कैसे होते होंगे, छोटे या बड़े? छोटे। तो वो जो छोटे लोग थे ना, जो वेल वर्स भी नहीं होते, मतलब कि टेक्निकल लीगल प्रोविजन से, उनको बेसिकली एक्साइज के दायरे से बाहर रखने का काम किया गया है। उनको बेसिकली एक्साइज के दायरे से बाहर रखने का काम किया गया है। इंटेंशन वॉज दैट सिंपली कि जहाँ वो ये लोग क्या होते हैं, इनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉब वर्कर का मतलब यही होगा ना, सब वो भेज देगा, वो सिर्फ बेसिकली अपना काम करके दे देंगे, बट एक्साइज में वही मैन्युफैक्चर बनते थे। अब उन छोटे लोगों को बेसिकली फ्री करना जो है, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर बात नहीं है। अच्छा, मुझे इसका एनालिसिस कोई कंप्लीट कर देगा बेटा? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है तो बेटा नाउ इन दिस सिचुएशन वेदर दिस मैन्युफैक्चर विल रिमेन लायबल टू पीईडी? यस। कब देगा? एट द टाइम ऑफ रिमूवल। यस। असेसमेंट क्या यही करेगा? यस। जल्दी बोलते जाए। रेट, वैल्यू। यस, वैल्यू वही 3 2 ही लगनी है। वंडरफुल। रेट 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 रास्ते हैं 12.5 विद क्रेडिट काम कर ले, या 2% विदाउट क्रेडिट काम कर ले। यस। अच्छा, अब की बार एसएसआई कौन यूज करेगा?
बोलो अब की बार अगर एसएसआई की कोई बात आई तो क्या यही यूज करेगा? यस। इसके लिमिट से इसका कोई कंसर्न नहीं है, इसको अपना इंडिपेंडेंट एसएसआई हैंडल करना है। पॉइंट क्लियर है कि सबको? यस। अच्छा बेटा, अब इस आदमी के एंगल से इस आदमी को क्या आप प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर बुलाएंगे या बायर बुलाओगे? बायर। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर हम सिर्फ कहाँ यूज करते हैं? जॉब वर्क के केस में। नाउ दिस पर्सन इज नॉट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर, दिस पर्सन इज सिंपली अ बायर, और इसका ये काम क्या है? सिंपली ट्रेडिंग। उसका ये काम क्या है? सिंपली ट्रेडिंग का। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब एक बार बताओ, अब इस आदमी ने दो तरीके की शर्ट बेची। अब इस एग्जांपल में एक बना करके जिसकी ईडी उसे देनी है, दूसरी खरीद करके जिसकी ईडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए ये 300 लाख का काम हुआ और ये 200 लाख का काम हुआ, और ये खुद एसएसआई है। 150 लाख की एग्जम्पशन है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। ये किस पर यूज करना है? दोनों मिला के या आप सिर्फ 300 पर? 300 पर डेफिनेटली, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग का काम है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम के क्वेश्चन है ये, आप फील करना, मतलब इस तरीके के मिसलेनियस बनते हैं। तो बेटा अब 300 पर अप्लाई करके ये क्या करेगा? 300 में से 150 एग्जाम्पशन और 150 पर ड्यूटी दे देगा। यस। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा सा, नेक्स्ट ईयर क्या इसने पिछले साल कितना काम किया? कितनी वैल्यू की शर्ट बेची? 500 की या 300 की? 300 की। ये 200 क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा क्वेश्चन बनाया या यहाँ सीरीज पर जाकर, ये क्यों नहीं? तो जो हम 400 गिनते हैं पिछले साल के, वो क्या गिनते हैं बेटा? आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला काम या ट्रेडिंग वाला काम? मैन्युफैक्चरिंग वाला काम। अच्छी सीरीज ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये सिंपल है, इसमें आपको एडिशनल एफर्ट्स मेंटली कुछ नहीं करने। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप ऐसा करोगे, आपसे हैंडल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी स्पेशल। स्पेशल इन द सेंस नॉर्मल कंसेप्ट अपना मत लाना। पूरा जो कंसेप्ट था जॉब वर्कर वही वैसा ही है। इसको आप याद रखेंगे एज एन एक्सेप्शन कि गारमेंट सेक्टर के लिए स्टोरी इज चेंज। ठीक है। वर्ड की परफेक्शन ले लोगे बेटा। जॉब वर्क की बात करता हूँ, पापड़ मैन्युफैक्चर्ड ऑन जॉब वर्क, कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर? ऐसे बोलूंगा, लैंग्वेज की पकड़ आ जाएगी। पापड़ मैन्युफैक्चरर, धूप बत्ती मैन्युफैक्चरर, गारमेंट्स, लैंग्वेज चेंज कर लो ना फटाफट से। गारमेंट्स के केस में प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। मैं जॉब वर्क के एंगल से ही बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी चेंज कर लेते हैं फटाफट से कंसेप्ट। अब आप ऐसे ही सोचो बेटा, ज्वेलरी के केस में क्या होता है, ऐसे ही लॉजिक सोचो। बड़ी कंपनियां ज्यादातर क्या करती है? बनवाती है। और कैसा बनवाती है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या जॉब वर्क? जॉब वर्क। सोना भेज देती है। आर्टिशंस कारीगर होते हैं बेटा बेसिकली, जो उस पर अच्छे से डिजाइन बना करके दे देते हैं और अपना जॉब चार्जेस ले लेते हैं कायदे से। हु इज मैन्युफैक्चरर? कायदे से जो अभी तक पढ़ रखा है, क्या जॉब वर्कर मैन्युफैक्चर है? यस। तो वो कारीगर जो बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहा होगा, वो बेटा वो मैन्युफैक्चरर है। विवाद समझ रहे हो? अब उन्होंने ज्वेलरी के लिए भी क्या किया? सेम जो आपने यहाँ समझ लिया, सेम स्टोरी उन्होंने ज्वेलरी के लिए रिपीट कर दी। ठीक है। अब जरा एक बार पन्ने बाद में पलटना, सिंपल सा। आपको यहाँ समझ आया तो वहाँ की कोशिश करिएगा। ज्वेलरी के लिए दे हैव डन द सेम थिंग, मीनिंग देयर बाय। स्टेप नंबर 1, उन्हें सबसे पहले कहीं लिख करके ये बोलना पड़ेगा। क्या लिख के बोलना पड़ेगा? कि ज्वेलरी के केस में जो बनवाएगा वो देगा, जो बनवाएगा ये देगा, ऐसा उन्हें कहीं लिखना पड़ेगा। यस। मुझे कोशिश करना आपने, क्योंकि गारमेंट समझा है तो बस मुझे रफ आइडिया देना, ये बात कौन से रूल में लिखनी है? मुझे सिर्फ ब्रॉडली बता दो, एक्साइज रूल, क्रेडिट रूल्स, क्या क्या, ये बात कहाँ लिखनी होगी? एक्साइज रूल्स में। ये बात कहाँ लिखनी होगी? एक्साइज रूल्स में। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा अब जो बनवाएगा, मतलब जैसे इधर बड़ी कंपनी है, कारीगर को तो फ्री कर दिया, अब हमने बोला तुमने बनवाया, तुम ड्यूटी दोगे। अच्छा, अब ड्यूटी तुम दोगे तो क्या क्रेडिट भी तुम लोगे? ये वाली छोटी क्लैरिटी कहाँ डाल देंगे? सीसीआर रूल में। यस। एसएसआई एग्जम्पशन कौन पड़ेगा? अच्छा, ज्वेलरी पर है क्या एसएसआई एग्जम्पशन? नहीं है या है बिल्कुल है। क्या थी उसमें? वो 15 करोड़ 10 करोड़ ज्वेलरी पर भी है। एसएसआई एग्जम्पशन अब कौन लेगा? कारीगर लेंगे या ये
प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर लेगा प्रिंसिपल। और इस बात की क्लैरिटी के लिए हमने ऐसे ही एसएसआई नोटिफिकेशन में भी एक एक्सप्लेनेशन डालनी होगी। अच्छा, और ऐसे ही बेटा अब ज्वेलरी मैन्युफैक्चर ऐसा भी हो सकता है जो खुद भी बना के बेच रहा हो और बनवा के भी बेच रहा हो। बना के भी बेच रहा हो, कुछ खुद भी बना रहा हो और कुछ बनवा भी रहा हो जॉब वर्कर पर। यस, तो अब जो बना रहा है उसकी भी लायबिलिटी उसकी है, जो बनवा रहा है उसकी भी लायबिलिटी इसकी है। तो 150 लाख क्या मिला के चलेगा? यस। नेक्स्ट ईयर के 400 लाख क्या मिला करके चलेंगे? यस। और अगर ये किसी के लिए बना भी रहा हो, बोलो बड़ा वर्ड से, ये किसी और के लिए बना रहा हो तो वो लेंगे या वो बाहर रख के चलेंगे? बाहर रख के चलेंगे। वंडरफुल। अच्छा, और अगर इसने जॉब वर्क नहीं कराया हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बनवाया हो, अरे यार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बनाया हो, जल्दी बोलो बड़ा वर्ड से, तो इस पर लायबिलिटी आएगी या इसी पर ही आएगी? इसी पर ही आएगी। इसके लिए अब ये स्टॉक क्या ट्रेडिंग स्टॉक हो जाएगा? यस। 150-400 में आएगा या तब नहीं आएगा? तब नहीं आएगा। सो सिंपल सो इजी। नेक्स्ट पेज पर फटाफट टैली कर ले। नेक्स्ट पेज, जॉब वर्कर अंडर ज्वेलरी सेक्टर। नेक्स्ट पेज, जॉब वर्कर अंडर ज्वेलरी सेक्टर। बेटा तो मैंने लिखा मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्साइज। मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्साइज की जॉब वर्क वाले सेक्टर में अब कौन मैन्युफैक्चर होगा? तो मैंने लिखा प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और इसके आगे लिखा हुआ है रूल 12AA ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल। रूल 12AA ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल। ये बात रूल 12AA ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल में उन्होंने लिख करके बोल रखी थी। हाथ से 12AA को काट देना। ये बात उन्होंने 12AA ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स में बोल रखी थी। 12AA में बोल रखी थी, इसको हाथ से काट देना 12AA। अब उसकी बजाय ये बात उन्होंने, ये जो नए रूल्स आए हैं, ये शायद नाम कभी बताया था आपको, एक बार तो जिक्र आया था, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कलेक्शन ऑफ ड्यूटी रूल्स 2016। ये जुलाई में ही बेटा नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो जब ये नए रूल्स आए हैं तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने वो बात उस रूल को हटा करके इसमें बोली है। अच्छा, इसका ये रूल 9 है बेटा, ये मिस प्रिंटिंग है, रूल 9 है, 10 लिखा हुआ है, रूल 9 कर लो इसे, रूल 9। वैसे तो आपको कुछ एडिशनल मेहनत करनी नहीं स्पेशल, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, ज्वेलरी पर ड्यूटी कब से आई? इसी साल से नहीं, पिछले साल से। अब 17 चल रहे हैं। हाँ जी, कौन से साल से आई? पिछले साल से, पिछले साल से, ठीक है ना। अच्छा, अब पिछले साल कब से? ऐसी जुलाई से नहीं, मार्च से। मार्च से, 1 मार्च से आई ड्यूटी, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मार्च से ड्यूटी आई, और जब भी जॉब वर्क पर काम होता था मार्च तक भी, तो भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर देता था, तब वो रूल 12AA की वजह से लायबल था। लेकिन जुलाई से वो बात 12AA हट गया है, उसकी बजाय रूल 9 नए ये सेट ऑफ रूल्स इशू हुए, और उसमें उन्होंने वो स्पेशल प्रोविजन लिख दिया, तो उन्होंने उसको जो है वो हटा दिया। तो छोटी सी अमेंडमेंट होगी, बाकी कुछ खास नहीं है। हाँ, इस रूल्स का नाम आपको जरूर याद रखना है, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कलेक्शन ऑफ ड्यूटी रूल्स। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, जरा पढ़ जाओ। बिल्कुल ही सिंपल और स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है बात ये। हाँ जी, अभी रुक जाओ, जरूरत बचेगी नहीं, सब आ जाएगा। आई होप 9 इज एम्पली क्लियर बेटा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया भाई, जॉब वर्क बेसिस पर बना, सारे प्रोविजन आप ही को कंप्लाई करने हैं, जॉब वर्कर को कुछ भी कंप्लाई नहीं करना। अच्छा, कहानी पर ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सिर्फ जॉब वर्क, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया जी मैन्युफैक्चर, अब क्या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर हो गया। फिर मैंने लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्साइज कंप्लायंसेस, तो मैंने इस पर लिखा प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर, अगेन करेक्शन कर लीजिएगा, 10 ये गलती से 9 है ये ऊपर। इनफैक्ट 9 में आपको पढ़ते टाइम फील हो गया होगा, क्लियर कट ही बिल्कुल उन्होंने लिखा था, सब वही करेगा जो भी कंप्लायंसेस होंगे।
अच्छा, सैनवेट क्रेडिट, अब डेफिनेटली अगर ये ड्यूटी देगा तो क्रेडिट का एंटाइटलमेंट भी इसी के पास आना चाहिए, तो सैनवेट क्रेडिट में भी देखो इन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट कर दी। अच्छा, ये अमेंडमेंट जो इसमें हुई है बेटा, इसमें समझ आ रहा है क्या अमेंडमेंट हुई है? जुलाई में हुई है ये अमेंडमेंट सैनवेट क्रेडिट में। पहले पता है, पहले यहाँ या रूल 9(1) नहीं लिखा रहता होगा, नहीं आया समझ किसी को? पहले यहाँ रूल 9(1) ऑफ दिस रूल नहीं पहले क्या लिखा रहता होगा, जल्दी बोलो? 12AA, क्योंकि वो 12AA में पहले लायबल था। अब उन्होंने इस सेट ऑफ रूल्स में बनाया तो इन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ अमेंडमेंट कर दी। चलो जी, फिर एसएसआई एग्जाम्पशन की बात आ गई, तो बेटा वैसे ही पॉइंट, एसएसआई एग्जाम्पशन वेदर अवेलेबल, तो यस, ज्वेलरी जो है वो चैप्टर 71 में स्पेसिफाइड है, वो 8/2003 में कवर्ड है, तो अकॉर्डिंगली वो है। फिर उसके बाद हु शैल अवेल, अब की बार एसएसआई एग्जाम्पशन डेफिनेटली जॉब वर्कर तो पिक्चर से बाहर है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर ही लेगा। एग्जाम्पशन की लिमिट 10 करोड़, एलिजिबिलिटी की लिमिट 15 करोड़। क्लियर है जी? अब जो आपसे पूछ सकता है मेरे ख्याल से, अगर पूछेगा तो गारमेंट्स तो नहीं पूछेगा, वो तो पुराने प्रोविजन है। जो स्पेशल है वो ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी फोकस पूछेगा। नेक्स्ट पेज पर सिंपल से एग्जांपल है, हम यहाँ वैसे कर चुके हैं, जस्ट दोहराने के लिए हमारे पास एग्जांपल है बेटा। M1 मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑन। M1 वो आदमी है जो बेटा खुद के लिए बना रहा है, खुद के लिए, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? बनाता है, बेचता है, मतलब मैन्युफैक्चरर। नॉर्मल कैपेसिटी है इसकी। सिचुएशन दे रखी है 15, 16, 16, 17 और एक्साइज ड्यूटी लाइबिलिटी। 15, 16 इसका पहला साल था, ठीक है? 15, 16 इसका फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर बोलते जाओ बेटा फटाफट से। और टर्नओवर दे रखे हैं, पहले साल 0, सेकंड 5, थर्ड 12 एंड देन 16 करोड़। अब अप्लाई करते जाओ 16, 17 में एग्जाम्पशन क्या हुआ बेटा? 15, 16 का काम दे दिया, 16, 17 का काम दे दिया। बोलते चलो ना बेटा, एक्साइज ड्यूटी लायबिलिटी करंट ईयर। 4 केस बने हैं बेटा बेसिकली, ये इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के तो कंफ्यूज कर दिया। चलो 4 केसेस है जी। 15, 16 अगर इसका पहला साल रहा हो और 0 का काम रहा, तो 16, 17 में 5 करोड़ का काम, ईडी लायबिलिटी आएगी या 0 हो जाएगी? 0। दूसरी सिचुएशन, अगर 5 करोड़ का काम था पिछले साल, क्या एसएसआई है? यस। इस साल 12 है, 2 करोड़। तीसरा केस, पिछले साल 12 करोड़ का काम था, एसएसआई रहेगा? यस। 16 करोड़ का काम है, 6 करोड़। पिछले साल 16 करोड़ का काम था, नॉन एसएसआई, और पूरे 18 करोड़। वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन। फिर उसके बाद सेकंड केस M2, मैन्युफैक्चरिंग फॉर अदर्स ऑन जॉब वर्क। अब M2 क्या है? दूसरों के लिए जॉब वर्क पर बना रहा है। जल्दी बताओ बड़ा वर्ड से, हम क्या बोलेंगे? ही इज नॉट लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी, तो फिर इसके लिए एक्साइज एग्जाम्पशन वगैरह एसएसआई का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बाहर हो गए सिंपली। फिर इसके बाद तीसरा सिचुएशन M3, खुद के लिए भी बना रहा है और दूसरों के लिए भी बना रहा है, खुद के लिए भी बना रहा है और दूसरों के लिए भी बना रहा है। हाँ जी बेटा, तो जो दूसरों के लिए बना रहा है वो तो छोड़ दो, बाहर हो जाए। जो अपने लिए बना रहा है उस पर पढ़ लेगा। तो अपने लिए कितना बना रहा था? जितना भी बना रहा हो, क्वेश्चन ने डाटा नहीं दिया, तो सिंपली वो अपने लिए जो बनाया उस पर ईडी दे देगा, वो उसकी एसएसआई लिमिट को उस पर यूज़ कर लेगा। दूसरे के लिए जो बनाया वो अपने यहाँ कंसीडर नहीं करेगा। और बेटा सामने है M4, M3 के सामने M4 है। M4 का क्या काम है? ये अपने लिए भी बनवा रहा है और पीछे से बनवा के लाया है, तो ये अपनी एसएसआई लिमिट में इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ लेगा। यहाँ तो क्लियर है बेटा? अच्छा, अब बाकी छोटी सी क्लैरिटी, ज्वेलरी वालों के ऊपर ड्यूटी कितनी है बेटा? मैंने एक बार बताया था, वैसे इस पर भी स्टोरी वैसे ही है, 12.5। गारमेंट्स पर क्या स्टोरी, एक बार बोलो? 12.5 विद क्रेडिट, 2% विदाउट क्रेडिट। ठीक है जी। ज्वेलरी वालों की स्टोरी भी लगभग ऐसी है बेटा, 12.5 विद क्रेडिट,
मैं बताया था कभी आपको 1% विदाउट क्रेडिट। एक बार ये जो आपने अभी टेबल पढ़ी है ना पेज नंबर 156 पर, इसमें टेबल के फर्स्ट पॉइंट के एकदम साइड वाले कॉलम को देखिएगा, ठीक है, साइड वाले कॉलम पर, कि जैसे अब हमने जॉब वर्क पर बनवा लिया, अब हमें ड्यूटी देनी है, तो ड्यूटी देने के लिए अब हमें असेसेबल वैल्यू चाहिए एंड रेट चाहिए। तो असेसेबल वैल्यू ज्वेलरी की सेक्शन 3.2 में फिक्स है, टैरिफ वैल्यू, ठीक है, उसको डिटेल में हमने डिस्कस करना है, थोड़ा स्पेशल है, वो करेंगे बाद में। रेट्स के लिए डिस्कशन पढ़ लो जरा। थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है। ज्वेलरी पर सीटा में तो क्या लिखा है 12.5, आप 12.5 पर दे दो, सारे क्रेडिट ले लो, बट हम कह रहे हैं देर इज अ पार्शियल एग्जाम्पशन आल्सो, वो एग्जाम्पशन कह रही है 12.5 नहीं, आप सिर्फ 1% दे दो। अब की बार लेकिन स्पेशल है, ये वो सारे क्रेडिट नहीं बना, इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स के मना है, मतलब इनपुट सर्विसेज के आप ले सकते हो। पिछले पेज पर आना और सेम कॉलम गारमेंट्स वाले के लिए पढ़ना, पिछले पेज पर आओ और सेम सेम कॉलम गारमेंट्स वाले के लिए रेट्स के एंगल से पढ़ो। वहां पर क्या है बेटा, सारे सारे क्रेडिट्स मना है। अच्छा, गारमेंट वालों को थोड़ा बुरा ट्रीटमेंट मिला है, रेट भी दो है और क्रेडिट भी सारे मना है। भाई रेट भी ज़्यादा है, जल्दी से अगर बात करें तो रेट भी ज़्यादा है और क्रेडिट भी सारे मना है, वो 2% कैश खर्च करेंगे ज्वेलरी वाले, रेट एक है और क्रेडिट भी है, तो वो इनपुट सर्विस के क्रेडिट भी यूज़ करेगा अगला, और बैलेंस पेमेंट जो होगी वो पीएलए से जाएगा। अच्छा, ज्वेलरी वालों को इनको करना पड़ा क्योंकि बेटा ये नए बकरे हैं ना, गारमेंट वाले तो पुराने बकरे हो गए, ये हमारे नए बकरे हैं, तो ये उनकी शुरुआती लॉलीपॉप है, धीरे धीरे ये सब बदल जाएगा। ठीक है जी। ज्वेलरी पर कब से ले रहे हैं बेटा, अभी तो बताया 1 माह से नए बकरे हैं ये तो, फिर ये बनाया, फिर नोटबंदी में पकड़े, मतलब अभी तो बहुत कुछ उस पर नहीं थी, मैं भी समझाऊंगा सारा प्रोसेस। हाँ जी, क्यों, ये हमने कहाँ पढ़ा बेटा, हमने तो नहीं पढ़ा बेटा ऐसा, जल्दबाजी में बोलेगा हमेशा गलत बोलेगा बेटा, इसलिए थोड़ा ध्यान से बोल, जल्दबाजी में बोलेगा तो गलत बोल जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा उसको स्पीड स्लो करके बोल। क्या पढ़ा था हमने सर्विस एक्स में, जल्दबाजी में अक्सर मिस्टेक हो जाती है, मैं किसी खास वजह से बोल रहा हूँ बेटा। हमने सर्विस एक्स में नेगेटिव लिस्ट में ये कहा था कि ये सर्विस नेगेटिव लिस्ट में प्रोसेस अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर, क्या प्रोसेस जो उसने किया है दैट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, यस, ठीक है। और फिर उसने प्रोसेस अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर वर्ड को अंडर डिफाइन किया था 65B में, ठीक है, उसमें ऐसे लिखा होता प्रोसेस अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर से हमारा मतलब है कि हमने कोई प्रोसेस किया जिस प्रोसेस से सेक्शन 3 का चार्ज आ गया, क्या वो आज भी हुआ है, यस, तो डेफिनेटली यहाँ सर्विस टैक्स की कोई बात नहीं आएगी। ये तो आना गलत हो जाता ना, क्योंकि हमने क्या किया है, जो ईडी इसको देनी थी वो इसकी बजाय इस पर शिफ्ट कर दी है, हम सर्विस टैक्स में घुसा देंगे तो वो काम ही गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं प्रोसीड फर्दर, ये माइंड में सेट होता है जी इतना यहाँ तक, yes. अच्छा, एग्ज़ाम के लिए प्रिंसिपली तो इतना हिस्सा है जो आपके लिए था। अब इसके बाद आगे मेरा बेटा ज्वेलरी सेक्टर का एनालिसिस है, प्योर एनालिसिस ऑफ ज्वेलरी सेक्टर। अच्छा, वी वर एक्सपेक्टिंग कि ज्वेलरी जो है वो आपका आईसीआई जो है वो डेफिनेटली पूछेगा, कि प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ज्वेलरी सेक्टर पर उतनी एम्फेसिस रखी नहीं, मतलब जो अभी तक की उनकी सप्लीमेंट्री मटेरियल इशूड है, आरटीपी तो आया नहीं है, उसमें अगर कुछ दे दे तो अलग बात है, नहीं तो सप्लीमेंट्री मटेरियल में उन्होंने ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर कोई डेप्थ आपसे नहीं पूछी।
हमारा एनालिसिस फिर भी टू सर्टेन एक्सटेंट आपको डेप्थ में कुछ बातें हम कराएंगे, क्योंकि कुछ बातें इस सेक्टर में ऐसी है जो हमने अदरवाइज नॉर्मल पढ़ रखे हैं एक्साइज के प्रोविज़न, ज्वेलरी सेक्टर वालों के लिए हमने वो प्रोविज़न चेंज कर रखे हैं। ऐसे कुछ प्रोविजंस है तो उनको फिल करने के लिए हम उसको डेप्थ के एंगल से ही पढ़ेंगे। अच्छा हाँ बेटा। हम्म हम्म हाँ जी बिल्कुल। चलो ये कहना चाह रहे हैं सर, मैंने जॉब वर्कर को जो था वो कपड़ा बनाने को दिया, तो हमने बोला जो कपड़ा उसने बनाया उसके लिए मैन्युफैक्चर हम होंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि उसने जब कपड़े बनाए तो कुछ वेस्ट निकला, और उस कुछ वेस्ट निकला, उसने बोला उसका मैन्युफैक्चरर वही रहेगा या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर ही होगा? प्रिंसिपल, मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई इशू आना चाहिए। हाल तो इनका थॉट प्रोसेस ये है कि हमने तो सिर्फ किसके लिए लिखा है, कपड़े के लिए। गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 61, 62, 63। इनका क्वेश्चन उस एंगल से कि सर हमने तो सिर्फ किसके लिए लिखा है, गुड्स फॉलिंग अंडर 61, 62, 63। ये कह रहे सर उसका जो कूड़ा निकला, कूड़ा जो है वो हो उस चैप्टर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कह रहे हैं सर तब क्या होगा, ये उस एंगल से कहना चाह रहे हैं क्या तब भी वो लाइबिलिटी में आएगा? तो माई आंसर इज़ येस, बिकॉज हमने क्या बोला, अगर आप उससे कपड़ा बनवाओगे तो ये मानेंगे जैसे कपड़ा आपने बनाया है। और जब मैं कहूँगा कपड़ा आपने बनाया तो डेफिनेटली इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, कपड़ा तुमने बनाया कूड़ा उसने नहीं। लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, कूड़ा भी इसी ने बनाया, लॉजिकल कंक्लूजन होगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। यस। अच्छा, और 150 लाख की लिमिट में क्या जाएगा, कपड़ा या कूड़ा, शर्ट या कूड़ा क्या जाएगा? इन्होंने पूछा तो मुझे क्वेश्चन ध्यान आया। हाँ जी, क्या दोनों आ जाएंगे? यस, क्योंकि दोनों की ड्यू लायबिलिटी है तो आपको 150 लाख में भी कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या पढ़ना होगा, दोनों। चलो कुछ बचा तो नहीं? ठीक है जी, चलो अब क्या, अब बीच में अब क्वेश्चन ना पूछना, नहीं तो फिर टाइम ऐसे ही रह जाएगा। और ज्वेलरी के लिए ज़रा एक स्पेशल बात सुनो बेटा, है तो कई सारी स्पेशल बात, कुछ तो बातें मैंने मॉड्यूल्स में सीक्वेंस में लिख दी हैं, और कुछ मुझे लगा कि नहीं इंस्टीट्यूट नहीं भी पूछ रहा तो भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूं, पता नहीं आरटीपी तक की स्टेज पर वो पूछ ले, तो उस एंगल से मैंने आपको ये अलग से एक 4 पेज का हैंड आउट भी दे दिया है कि रिवीजन करते टाइम वो 4 पेज एक बार के लिए कभी भी दोहरा लेना, मोटा मोटी बातें आपको उसमें याद रह जाएंगी। अच्छा, तो अब मेरी एक बात सुनो ज़रा, स्पेशल एंगल से हम बात करेंगे बेटा ज्वेलरी के लिए। अब मेरी बिल्कुल स्पेशल बात सुने पहले बेटा, किसी भी प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी आने के लिए चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 3। तो जी स्टेप्स वाइज मैंने आपको जो हैंड आउट दिया ना उसमें स्टेप वाइज डिस्कशन मिलेगा, आप ज़रा साथ साथ मेरी बात समझिएगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो अब उसका इकट्ठा एप्लीकेशन भी देखना। सेक्शन 3 कहता था एक्साइज ड्यूटी लायबिलिटी आने के लिए 3 बातें चाहिए, पहले बताओ क्या क्या बातें होनी चाहिए। गुड्स एक्साइजेबल गुड्स हो, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर हो इन इंडिया। अगर ये 3 बात होती थी तो बेटा सेक्शन 3 लेवी ला देता था, यस, और कलेक्शन के लिए वो हमको रूल्स पर भेज देता था। और नॉर्मली हम कलेक्शन के लिए कौन से रूल्स पर जाते थे, सेंट्रल एक्साइज रूल 2002। बट ज्वेलरी के लिए आप तो याद रहेगा, जल्दी जल्दी बोलोगे, ज्वेलरी के लिए हम सेंट्रल एक्साइज रूल्स में एंट्री नहीं लेंगे। नाम ऑफ रूल, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कलेक्शन ऑफ ड्यूटी रूल्स 2016। ठीक है जी। अच्छा, नाउ अब कलेक्शन सेकंड स्टेप है, पहले मैं आपसे ज़रा लेवी की बात कर लूँ। लेवी आने के लिए बेटा मुझे बातें चाहिए, एक्साइजेबल गुड्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर इन इंडिया। आई एक्सप्लेन यू वेरी सिंपल बेटा, सो फॉर एज इंडिया इज कंसर्न इस पर हम बात नहीं करते, इंडिया में ज्वेलर है। हाँ जी, एक्साइज ड्यूटी किस पर आएगी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर। क्लास मुझे याद कराएगी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर का मतलब, हाँ जी, ब्रांड लगाना, मज़ा नहीं आया, ब्रांड लगाना। अब सुनना जरा, मेरी बात सुनो ना जरा ध्यान से सुनो। एक ज्वेलर है, वो सोना खरीदता है, सोने से हार बना के बेचता है, वेदर प्रोडक्ट, ये जो एक्टिविटी दैट इज मैन्युफैक्चर, यस। पीछे एक आदमी है, वो सोने से हार बनाता है, मैं उसको खरीदता हूँ, ब्रांडिंग करके बेचता हूँ। जल्दी याद करो, फटाफट से जल्दी याद कराओ, क्या डी मैन्युफैक्चर हो गया? यस। याद है ज्वेलरी में हमने बोला था, यस। तो वो जो भी आपने मैन्युफैक्चर पढ़ रखा है, नॉर्मल मैन्युफैक्चर या डीम्ड मैन्युफैक्चर, जो भी काम होगा वो एक्साइज ड्यूटी आपकी अट्रैक्ट करवा लेगा। अच्छा, प्राइमरीली बात क्या है कि ज्वेलरी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी तभी आएगी जब वो
एक्साइजेबल गुड्स हो। थोड़ा एनर्जी लाओ। एक्साइजेबल गुड्स से हमारा मतलब क्या होगा? वो सीटा में लिखा होना चाहिए। अच्छा, अब एक लाइन की थोड़ी क्लैरिटी रखना बेटा। नॉर्मली सुनते टाइम हम क्या सुनते हैं? ज्वेलरी पर ड्यूटी कब से आई है? 1 मार्च 2016। ज्वेलरी पर ड्यूटी बेटा फिर रुक गए, कब से आई है? 1 मार्च 2016। नो, 1 मार्च 2016 से हम कहते हैं ज्वेलरी पर ड्यूटी आई है, तो इससे पहले ज्वेलरी पर ड्यूटी नहीं थी। इसका मतलब क्या? ज्वेलरी पर ड्यूटी नहीं थी का मतलब ज्वेलरी सीटा में नहीं था, या सीटा में था, या एग्जेम्प्टेड था। मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा भाई, आप सोचें। हमने आपसे एक लाइन बोली, हमने बोला कि बजट 2016 से ज्वेलर्स के ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगाई, हम सुनते आए। उससे पहले ज्वेलर्स ड्यूटी नहीं दे रहे थे। तो दो रीजंस हो सकते हैं। क्या रीजंस? या तो वो सीटा में ना हो, सारे रिपीट करते जाए, या फिर सीटा में हो पर वो एग्जेम्प्टेड हो। ठीक है, अच्छा अब तुक्का लगाओ। ज्वेलरी सीटा में नहीं होगी, या सीटा में होगी, एग्जेम्प्टेड थी। एग्जाम सीटा में थी बेटा वो, लेकिन वो एग्जेम्प्टेड थी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको आप समझना बेटा। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सुनना। अब जब मैं आपसे कहूँगा ना कि ज्वेलरी पहले सीटा में थी पर एग्जेम्प्टेड थी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ज़रा आप सोच के बताना बेटा। जैसे मैं ये कहूँ, देयर वॉज अ मैन्युफैक्चरर जो सोना लेकर के बेटा ज्वेलरी बनाता था, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ 2014-15, तो बेटा वो इस ज्वेलरी पर ड्यूटी नहीं देता था। आप रीज़न क्या दे रहे हैं, क्यों? अच्छा, क्या वो सीटा में थी? यस, बट एग्जाम्प्टेड थी। अच्छा, सीटा में होने का मतलब क्या? उसका चार्ज आया था। यस, चार्ज आया था, पर एग्जाम्पशन की वजह से कभी उस पर पेमेंट का इशू नहीं आया। अच्छा, नाउ अब हमने बोला 1 मास से ड्यूटी देनी है, इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली, उन्होंने एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली। तो बेटा बजट से पहले ये एग्जाम्प्टेड गुड्स थे, बजट के बाद ये एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई। ठीक है, अब जरा सुनना। बजट 2016 29 फरवरी को आया था, क्योंकि फरवरी 29 दिन की थी। यस, उस दिन इसके पास क्या कोई स्टॉक पड़ा हुआ होगा? डेफिनेटली पड़ा ही होगा भाई, उस दिन बहुत स्टॉक पड़ा होगा। और वो स्टॉक जो 29 फरवरी को पड़ा था, ये बाद में बिका। बताया जरा, इस वाले स्टॉक के ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी, या जो नया बनाएगा उस पर देगा? क्या इस पर भी देनी पड़ेगी? यस, एक चैप्टर रिवाइज हो गया आपका। ये क्या, हम क्या आंसर देंगे? क्यों देनी पड़ेगी? बनाने पर चार्ज आ चुका है, और चार्ज अगर आया हुआ है तो रिमूवल पर जो भी ड्यूटी होती है वो ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या होता अगर बेटा मैं ये कहता ये सीटा में ही नहीं था, बजट पहली बार लाया, फिर चार्ज नहीं आया उस पर, फिर उसके ऊपर आपको ड्यूटी पेमेंट नहीं करनी होती। दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक चैप्टर, एक असेंशियल पॉइंट आपके लिए बन गया, मतलब कि एग्जाम ज्वेलरी भी चेक कर लेगा और वो क्वेश्चन भी आपके पास अच्छा बन जाएगा। देखो आपकी टेबल में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, ये मॉड्यूल वाली टेबल जो है, मॉड्यूल वाली, पेज नंबर 158। ज्वेलरी के लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा जी, लेवी, सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में मैंने लिखा कंडीशंस फॉर लेवी, एक्साइजेबल गुड्स प्लस मैन्युफैक्चर इन इंडिया। फिर मैंने लिखा ज्वेलरी इज इक्वल टू एक्साइजेबल गुड्स, इट इज फॉलोइंग अंडर चैप्टर 71 ऑफ सीटा। ज्वेलरी एक्साइजेबल गुड्स है और 71 में ऑलरेडी लिखी हुई है। इसके विद इन ब्रैकेट और लिख लो हेडिंग 7113। अगर याद रह जाए दिमाग में तो पूरा ही याद कर लेना, मतलब ये एग्जैक्टली 7113। 7113 को पढ़ना आता है ना सबको? 71 चैप्टर की 13वीं हेडिंग 7113। ठीक है जी, तो मैंने कहा जी नीचे एनालिसिस में बोल रहा ज्वेलरी वॉज ऑलवेज एक्साइजेबल गुड्स इवन प्रायर टू द बजट। बजट के आने से पहले भी जो थी ये एक्साइजेबल गुड्स थी। मैंने लिखा इट वॉज एक्साइजेबल बट फुली एग्जेम्प्टेड गुड। पोस्ट बजट इट इज एक्साइजेबल गुड्स एंड चार्जेबल टू ईडी आल्सो। पहले भी एक्साइजेबल थी बट एग्जेम्प्टेड थी, बट नाउ इट इज चार्जेबल टू ड्यूटी आल्सो। फिर मैंने लिखा इफेक्ट ऑन प्री बजट स्टॉक ऑफ ज्वेलरी, इफेक्ट ऑन प्री बजट स्टॉक ऑफ ज्वेलरी। बेटा लाइन प्रैक्टिकली बड़ी बड़ी। प्री बजट स्टॉक का मतलब बजट से पहले बना हुआ स्टॉक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्री बजट स्टॉक? क्या उस पर ईडी पेबल हो जाएगी? यस। नीचे सीबीसी ने एक सर्कुलर दिया, ये सर्कुलर बाद में पढ़ूंगा, इसके लिए थोड़ा और लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, इसको पढ़ूंगा बाद में। बेसिक असेंस आपने ले ली है। अच्छा, एक जरा अच्छी बात आपको और समझा देता हूँ बेटा अब इसमें, इसी पॉइंट में।
अब जो आपकी ज्वेलरी थी ना बेटा, उसकी पोजीशन जो है वो बेसिकली ज्वेलरी की पोजीशन अब है ये, सुनना, अपने माइंड में थोड़ी सी ये इमेज कैरी करना बेटा। तो ज्वेलरी में बेटा सिल्वर ज्वेलरी की इमेज थोड़ी अलग कर देना, एंड अदर ज्वेलरी गोल्ड प्लेटिनम जो भी होगी वो अलग कर देना, ठीक है। अब ऐसा था, पहले बजट से पहले पोजीशन ये थी कि आपकी ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरी हो, अदर्स ज्वेलरी हो, कैसी भी ज्वेलरी हो, सारी की सारी एग्जाम थी। आपकी ज्वेलरी सिल्वर हो या अदर्स मेटल गोल्ड प्लेटिनम कैसी भी हो, सारी की सारी जो थी वो एग्जाम थी। अब जो एट प्रेजेंट है 2016 से उन्होंने जो काम किया बेटा, सिल्वर ज्वेलरी में अगर रेड सफ़ायर लगा हुआ है, ये रूबी, एमराल्ड, डायमंड, सफ़ायर, ये नाम पता है ना, वो हीरा पन्ना वगैरह, प्रीसियस स्टोन, अगर ज्वेलरी सिल्वर की है पर उसमें प्रीसियस स्टोन है, तो ऐसी ज्वेलरी एंड अदर्स ज्वेलरी उन सबको उन्होंने उस एग्जम्पशन से विड्रॉ किया है। लेकिन ये जो प्लेन सिल्वर ज्वेलरी है वो आज भी एग्जेम्प्टेड है। मीनिंग देयर बाय सिल्वर ज्वेलरी आर्टिकल्स पर ना तो पहले ड्यूटी जानी थी ना अब जानी, प्लेन सिल्वर ज्वेलरी। अच्छा, लेकिन जो सिल्वर ज्वेलरी में प्रीसियस स्टोन हो उस पर आ गई है, और बाकी अदर प्रीसियस मेटल्स वाली जो ज्वेलरी है उस पर भी आ गई है। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, आज की डेट में प्लेन सिल्वर ज्वेलरी जो है ओनली दैट इज स्टिल एग्जेम्प्टेड, बाकी रेस्ट ऑफ अदर ज्वेलरी आर्टिकल्स दे हैव बीन मेड सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, और ऐसी ज्वेलरी जो है बेटा जिसमें ये इनमें से कुछ लगा हुआ हो, इसको हम रफली याद करने के लिए ऐसे बोलते हैं सिल्वर स्टडेड ज्वेलरी। सिल्वर ज्वेलरी इज एग्जेम्प्ट, सिल्वर प्लेन सिल्वर ज्वेलरी इज स्टिल एग्जेम्प्ट, बट सिल्वर स्टडेड ज्वेलरी, स्टडेड मतलब जिस पे ये माउंटेड है, तो सिल्वर स्टडेड ज्वेलरी जो है एंड अदर्स प्रीसियस मेटल ज्वेलरी, उन सब की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। पॉइंट क्लियर है? तो साइड में कहीं पर लिख लो, प्लेन सिल्वर ज्वेलरी is still fully exempt. Plain silver jewelry is still fully exempt. Plain silver jewelry is still fully exempt. तो डायग्राम में बेटा अब अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो ज्वेलरी है ये प्लेन दैट इज़ फुली एग्जेम्प्ट। नाउ ये वाली जो ज्वेलरी है ये जो है बाकी ये जो इधर वाली है दिस हैज़ बिकम चार्जेबल टू ईडी। कोई क्लास मुझे बोलेगा इनके ऊपर ड्यूटी देने के दो तरीके हैं, जल्दी जल्दी 12.5 दे दो विथ फुल क्रेडिट, या फिर 1% दे दो विथ क्रेडिट ऑफ ओनली इनपुट सर्विस। ठीक है। अच्छा, इतनी सी छोटी सी इमेज के साथ आप अगर अपने आप ही कुछ बातें बोल पाए तो मुझे आप ज़रा ये बताओ, इफ़ देयर इज़ अ ज्वेलर जो सिर्फ प्लेन सिल्वर ज्वेलरी में डील करता है, तो इसका प्रोडक्ट पहले भी एग्जाम था, आज भी एग्जाम है, कितना? 10 करोड़। क्या बात कर रहे हो यार, एसएसआई तो 10 करोड़ है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एसएसआई वाला है या अदर्स है? अदर्स वाइज है। तो बेटा एक बात बताओ, सिल्वर ज्वेलरी जो प्लेन सिल्वर ज्वेलरी बनाते हो वो एसएसआई एग्जाम्शन में एंट्री लेंगे या लेंगे ही नहीं? लेंगे ही नहीं भाई, उनका तो सारा काम एग्जाम्प्ट हो, डेफिनेटली दे आर नेवर गोइंग टू थॉट अबाउट एसएसआई। एसएसआई ज्वेलरी में जब हम बात करेंगे तो हमेशा कौन सी बात चल रही होगी? इधर। पॉइंट क्लियर है? यस। अच्छा, और अब मुझे बोलो, अब मैं कहता हूँ बेटा आपके पास बड़े ज्वेलर्स हैं, बड़े ज्वेलर्स, बड़े रिनोड नाम जो है वो वाले ज्वेलर्स हैं, वो वाले ज्वेलर्स प्रैक्टिकली दे आर नॉन एसएसआई। जल्दी बोलते जाओ फटाफट से। दे आर बेसिकली, जल्दी बोलो, नॉन एसएसआई। तो वो जो लोग होंगे वो अपना जो भी काम कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे? ईडी पेड, इधर 12.5 और 1% एज पर देयर चॉइस। और बेटा जो छोटे ज्वेलर्स होंगे इनके, जल्दी बोलो यार फटाफट से, अब उनके लिए क्या काम है? वो 10 करोड़ तक, फिर गए वो 10 करोड़ तक कोई ईडी ना दे, और 10 के बाद देना तो है बेटा, यहाँ से बोलो ना, 10 के बाद देना तो है, कितना? या 12.5 विथ क्रेडिट में चलने, या 1%, बाकी प्रैक्टिकली 1%, क्योंकि इसमें पर आपके लिए काम करना काफ़ी
आसान है, बड़ी लोअर रेट है एक तो वैसे ही। यस, तो प्रैक्टिकली हम बोलेंगे इसको सीधा 1% है, तो ठीक है दोनों ऑप्शन है, बट प्रैक्टिकली हम बोलेंगे यही 1%। ऑल बिग ज्वेलर्स इनटू दिस पर्टिकुलर ज्वेलरी सेक्टर, ये वाली ज्वेलरी सेक्टर में ऑल बिग ज्वेलर्स वो 1% सीधा काम कर रहे हैं, और जो छोटे हैं वो 10 करोड़ तक नहीं दे रहे, उसके ऊपर जो होगा वो 1% की ड्यूटी से जो होगा वो काम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। यस, सीबीसी का सर्कुलर मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मैंने साइड कर दिया, अभी सिर्फ एक्साइजेबल गुड्स के एंगल से समझाया। फिर उसके बाद बेटा मैंने नीचे सेकंड पॉइंट लिखा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी विल अट्रैक्ट एक्साइज ड्यूटी। ज्वेलरी एक्साइजेबल गुड्स है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक्साइज ड्यूटी अट्रैक्ट करेगी। नीचे का ग्रीन पोर्शन पढ़ लो अब जरा। मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ज्वेलरी से हमारा क्या मतलब है? आई होप दिस इज ऑल्सो प्लेन सिंपल पॉइंट, क्लियर है सबको? यस। अच्छा, मुझे दोहरा करके देना, आपने बड़ी अच्छी पकड़ बनाई होगी बेटा। अब जरा जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये लिमिटेड कंपनी है, ये कंगन बना के बेचती है और कंगन बनवा के बेचती है। चलो अब तक जितना समझ चुके हो उसके हिसाब से बोलो, कंगन बना के बेचती है, क्या इसकी ऐड है? यस यस। अच्छा, कंगन बने, चार्ज आया, यस, और ये वाले जो कंगन बने इसकी ईडी क्या इसी को देनी है? यस, एज पर नॉर्मल प्रोविजन। कंगन यहाँ भी बने, चार्ज आए, यस, बट इसकी ड्यूटी इसको नहीं देनी, इसको देनी है एज पर स्पेशल प्रोविजन। कौन सा स्पेशल प्रोविजन? फॉर वन है, देखो इसको। हाँ जी, कौन सा स्पेशल प्रोविजन? ये तो ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ज्वेल आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कलेक्शन ऑफ ड्यूटी रूल्स 2016। ठीक है, फॉरगेट अबाउट रूल, याद रहे या ना रहे आपको रूल नंबर, लेकिन रूल का ब्रॉडली नाम आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और अब आगे ऐसे ही बोलो बेटा, ये ईडी और ये ईडी दोनों इसको देनी है। ये कारीगर पिक्चर से बाहर हो गए, यस। अब आप अपने 150 लाख जो पढ़ेंगे, क्या दोनों मिला के पढ़ोगे? यस, वंडरफुल। अगली बात बताना बेटा, अगर कहानी में काम ये हो कि मैं सोना वोना ना देता हूँ, ये अपना सोना लाता है, कंगन बनाता है, मैं खरीद के बेचता हूँ। जल्दी जल्दी बात करेंगे। ये अपना सोना खरीदता है, कंगन बनाता है, और मैं खरीद के बेचता हूँ। जल्दी चाहिए बेटा फटाफट से। नाउ इन दैट सिचुएशन ये वाला काम बेटा, अब इसकी लायबिलिटी इस पर आएगी या इसी पर रहेगी? इसी पर रहेगी, पक्की बात है। यस, कुछ अच्छे पॉइंट बोलने वाला हूँ, अभी समझना, नया पॉइंट बोलूँगा। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ, कंगन अब की बार जॉब वर्क नहीं है, इसने सोना खरीदा, बनाए और मेरे को बेचे, ईडी लायबिलिटी इसी की रहेगी। अब स्पेशल प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अब ये जो मैंने बेचा ट्रेडिंग वाला, बोलो इस पर मेरा ईडी का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैंने इस पर अपना ठप्पा लगा के बेचा, जल्दी बनाओ फटाफट से, मैंने इस पर अपना ठप्पा लगा के बेचा, तो क्या मैं मैन्युफैक्चर हो गया? यस, स्पेशल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन, सब मिक्स कर दिया। स्पेशल प्रोविजन या नॉर्मल प्रोविजन? नॉर्मल प्रोविजन, मैंने ठप्पा लगाया, दैट एक्टिविटी इज मैन्युफैक्चर, तो मैं नॉर्मल मीनिंग में अपना क्या बन गया? मैन्युफैक्चरर। यस और नो? यस। तो बेटा ये वाला जो होगा आपकी बार, क्या फिर से मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक बन जाएगा? यस, मेरी ईडी लायबिलिटी दोनों पर आएगी, 150 लाख। क्या मैं दोनों मिला के पढ़ूंगा? यस, अगले साल 150 नहीं, सॉरी 10 करोड़। क्या दोनों मिला के पढ़ूंगा? यस, और अगले साल के लिए 15 करोड़, क्या उसमें भी दोनों मिला के पढ़ूंगा? यस। और अगर मैं एज इट इज खरीद के बिल्कुल एज इट इज बेच दूं, तो ये सिंपल ट्रेडिंग स्टॉक रहेगा, तब ना ये मेरे उसके 10 में कंसीडर होना, 10 करोड़ में, ना ही मेरे 15 करोड़ में। छोटे छोटे से पॉइंट्स है, ये आपको अभी याद रह जाएंगे, एग्जाम तक आपने कैरी कर लिया माइंड में, तो कोई इशू ही नहीं है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनना ही नहीं है। एम आई क्लियर? अच्छा, ज्वेलरी की दुकान पर अगर आपने विजिट किया हो तो बेटा ज्वेलर जो है उसकी पूरी कोशिश सिंपली क्या रहती है, जो आए वो सामान लेकर के जाए, भले ही मेरा बना हुआ खरीद ले या मुझे किसी, बेटा वो दूसरों का नहीं बेचते, अपनी दुकान पर बेच देते हैं। और कई बार ये पक्की बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपना ठप्पा लगा के ही बेचेंगे, वो एज इट इज़ भी बेच देते हैं। बट हमको ये इंपॉर्टेंट है, ठप्पा लगा के बेचने पर उसका एनालिसिस अलग है, एज इट इज़ बेचने पर उसका एनालिसिस बिल्कुल अलग है।
अच्छा, और ये जो ठप्पा लगाने वाली स्टोरी मैं बोल रहा हूँ ना, एज इट इज़ बेचेगा या ठप्पा लगा के बेचेगा, मैं मान के चल रहा हूँ आप अपने आप में क्लियर है, ये कहानी सिर्फ तभी बनेगी जब ये बना के बेच रहा था। अगर इससे मैं जॉब वर्क पर बनवा रहा था तो ये दो स्टोरी आएगी, या मैं अपने नाम से ही बनवाऊंगा, नाम से ही बनवाऊंगा, वहां ऐसी दो कहानी की बात ही नहीं आएगी। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? चले जी, अगले पॉइंट पर आए। ये पेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लेवी की बात हो गई, रेट। तो रेट बेटा मैंने लिखा अब सीटा 1985, रेट विद एग्जाम्पशन ज्वेलरी पर जो हमारी रेट है। सीटा में तो बेटा इसमें 12.5 लिखा हुआ है, बट इस पर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ ना 2% की रेट रहती है, वो 12/2012 है। तो वो मैंने एग्जाम्पशन नीचे आपको रिप्रोड्यूस कर दी है। 12/2012 एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बड़े सारे गुड्स हैं, उसमें सीरियल नंबर 199 पर हमारा ज्वेलरी का जिक्र है, और इसने क्या लिखा, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी इफेक्टिव रेट 1%। कौन सी ज्वेलरी है बेटा ये? गोल्ड है, सिल्क नहीं, अभी लैंग्वेज पर बात करो, लैंग्वेज पर। आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी ये कौन सी है? क्या सारी है? यस। सेकंड, पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी या ज्वेलरी के पार्ट्स, पार्ट्स, इस पर भी सेम बेनिफिट है। अच्छा बेटा, जो ज्वेलरी बनाएगा, एक मेरी बात बताओ, जनरली ज्वेलर क्या पार्ट्स भी बनाएगा? आया नहीं आता यार, क्या वो पार्ट्स भी बनाएगा? यस। अच्छा, लेकिन पार्ट्स उसके 67/, रिएक्शन नहीं आता है यार। पार्ट्स होने से बेटा पहले वो पार्ट्स बनाएगा, पार्ट्स से ज्वेलरी बनेगी। यस, तो पार्ट्स के ऊपर क्या आ जाएगा, 67/95। तो पार्ट्स पर हमारा कोई स्पेशल फोकस नहीं है, हमारा फोकस ज्वेलरी पर रहेगा। ठीक है, सेकंड को मैं अवॉइड करूंगा। थर्ड बोलो बेटा, अब थर्ड आपको समझ आया, ये मैंने शुरुआत में समझाया। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये समझ आया जो मैंने शुरुआत में समझाया था? ये कौन सी है? प्लेन सिल्वर ज्वेलरी। प्लेन सिल्वर ज्वेलरी स्पेसिफिकली लिख करके उन्होंने बोल दी अलग से, तो बेटा प्लेन सिल्वर अगर यहाँ आ गई तो ऊपर जो फर्स्ट है उसमें प्लेन सिल्वर नहीं पढ़नी, उसमें अदर्स पढ़नी है। अब नेट रिजल्ट में आपको दोहरा चुका, प्लेन सिल्वर ज्वेलरी पर ड्यूटी रेट कितनी है? 0। तो वो आदमी एसएसआई पढ़ेगा या पढ़ेगा ही नहीं? पढ़ेगा ही नहीं। जो अदर ज्वेलरीज रह गई उस पर आ गई 1%, और उसमें बड़े ज्वेलर्स 1% दे के काम करे, छोटे हैं तो फिर वो अपना एसएसआई लेके चले। अच्छा, आपने क्या कभी ऐसी ज्वेलरी देखी है जिसमें दोनों मिक्स हो, सिल्वर और गोल्ड भी? अब मैंने कंगन मंगाया, सिल्वर और गोल्ड दोनों मिक्स है, बताओ उसको मैं कहाँ पे पढ़ूँ? ज्वेलर कहाँ पढ़ना चाहेगा? प्लेन सिल्वर में बाहर हो जाएगा, ऑफिसर बोलना चाहेगा फर्स्ट में। पॉइंट क्लियर है? तो नीचे जरा देखो, एक एक्सप्लेनेशन है। और अब सेंस में पढ़ लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टूडेंट व्यू पॉइंट। क्या कहना चाह रहा है ये? 2% से ज़्यादा प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, 2% से ज़्यादा गोल्ड है, गोल्ड, 2% से ज़्यादा सिल्वर है तो सिल्वर। अच्छा, ये इन्होंने जो लिखा ना, ये आपका सोल्यूशन वहाँ तो कर देंगे। मान लो सिल्वर, सिल्वर में आपने एक नॉर्मल मेटल कोई मिक्स कर ली थी, लेट्स मैं कहूँ स्टील वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ मिक्स कर लिया, सिल्वर में अगर गोल्ड मिक्स कर लिया, और सिल्वर भी मान लो 3% है और गोल्ड भी 3% है, तो क्या ये एक्सप्लेनेशन फेल सा होता नजर आएगा? क्योंकि 2% से ज़्यादा सिल्वर है तो सिल्वर भी हो रहा है, और 2% से ज़्यादा गोल्ड है तो गोल्ड भी हो रहा है। अच्छा, आप समझना, अगर सिल्वर में ये गोल्ड प्लेटिनम नहीं कुछ और मिक्स हो रहा है,
तो हम सिल्वर के प्राइस ले लेंगे। यस, ऐसे ही अगर गोल्ड में ये कुछ और नहीं, कुछ और ही मिक्स हो रहा है तो गोल्ड चला जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये तीन आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। उसका सॉल्यूशन शायद यहाँ से नहीं निकलेगा। फिर इसके सॉल्यूशन के लिए आपको बेसिकली नॉर्मल रूल लगाना पड़ेगा। आपको याद है कभी वो मिक्स्ड आर्टिकल के लिए आपने कभी कुछ पढ़ा था? आता है कुछ सीटा में? कभी आपने मिक्सचर वगैरह को हैंडल करने के लिए कुछ पढ़ा था? GRI कुछ आता था? क्या टेस्ट था कि दो अगर मिक्स है तो हम जो असेंशियल करेक्टर दे रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। जो असेंशियल करेक्टर दे रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, इन द सेंस जब भी ज्वेलर बेचता होगा नो डाउट मिक्स भी होता होगा। अगर सोना ज़्यादा है सिल्वर कम है तो वो बोलता होगा ना भाई ये सोने की ज्वेलरी है, सिल्वर मिक्स है। और अगर वो सिल्वर आर्टिकल की सेंस में बोलता होगा तो क्या होता है? सिल्वर ज्वेलरी है, इसमें गोल्ड मिक्स है। तो वो जो जो नॉर्मल एसेंशियल करेक्टरिस्टिक देगा उसके हिसाब से हम इसे तय कर लेंगे। बाकी स्टूडेंट व्यू पॉइंट पर दिस इज नॉट रिलेवेंट, वो प्लेन लिख करके देगा गोल्ड ज्वेलरी है या फिर सिल्वर ज्वेलरी है, हमने उसके हिसाब से चलना है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो रेट की चर्चा हमारे पास पूरी हो गई। फिर उसके बाद असेसेबल वैल्यू। अब रेट के ऊपर रेट के बाद असेसेबल वैल्यू, ये सेक्शन 4(1) काटो हाथ से। 4(1) काट के इसकी वजह लिखो सेक्शन 3(2). वैल्यू के सामने सेक्शन 4(1) जो लिखा है उसे हाथों से काटो, उसकी वजह काट के उसे लिखो 3(2). ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ बेटा, ये जो ज्वेलरी थी ये अभी रिसेंटली ही 3(2) में आई है। पहले इसका वैल्यूएशन 4(1) में ही होता था। आप कंसेप्ट याद कराओ, 3(2) में एक गुड्स का, 3(2) में कौन से गुड्स का वैल्यूएशन होता था? एक गुड्स का 3(2) में केस कैसे बनता था? जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अच्छा, ज्वेलरी जब तक नोटिफाई नहीं है तो 3(2) से बाहर है। 4A से बाहर हो गई, वो LMA वाले प्रोडक्ट्स के हिसाब से मान लो उससे बाहर हो गई, तो वो कहाँ गई? 4(1) में। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहूँ गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3(2) में ज्वेलरी नोटिफाई कर दी, तो जैसे ही वो 3(2) में नोटिफाई हो गई तो अब उस पर वैल्यूएशन सिस्टम क्या 3(2) का हो गया? यस। तो ये भी रिसेंट का चेन है, अपने हाथ से लिख लिया, बात ध्यान रहेगी कि हाँ ज्वेलरी एट प्रेजेंट इसका वैल्यूएशन 3(2) में है। अच्छा, अब इसका 3(2) में जब गवर्नमेंट ने, अच्छा 3(2) में गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? फिक्स वैल्यू बताती है ना उसकी एक। यस। अब यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ ज़बरदस्त चेंज होगा। यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ ज़बरदस्त चेंज होगा। आज से पहले तक हम नॉर्मल सेंस में जब मैं बोलता था टैरिफ वैल्यू तो आपके दिमाग में क्या आता था? गवर्नमेंट ने एक प्राइस बोल रखा होगा, वो प्राइस, और सारे आदमी, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले सारे आदमी उसी प्राइस को यूज करके ड्यूटी दे देंगे। यही समझते थे ना? यस। ज्वेलरी के लिए जरा एक बार पढ़ना, इसकी जो 3(2) में उन्होंने टैरिफ वैल्यू फिक्स करके दी है वो क्या दी है, रफली पढ़ना, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ना। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, बस अभी सिर्फ रफ सेंस में मुझे इतना बताना है बेटा, उन्होंने कोई वैल्यू इसमें बताई है इतने रुपए पर दे देना? नहीं, क्या कह रहे हैं? वैल्यू बता रहा है? नहीं, वो क्या कह रहा है? क्या सेल प्राइस ही बोल रहा है? यस। अच्छा, और अपेरेंटली कोई भी इससे धोखे में क्या आएगा? सेल प्राइस मतलब 4(1). कोई भी जनरली धोखे में आ जाएगा कि यार ये तो 4(1) वाली बात हो गई, लेकिन स्पेशल ध्यान रखना है 4(1) नहीं है, 3(2). अच्छा, 3(2) में अब गवर्नमेंट के पास पावर क्या थी बेटा कि वो किसी भी गुड्स की क्या कुछ भी वैल्यू बोल सकता था। यस, उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा था कि एक्स रुपीज़ की सेंस में बोलनी है, उन्हें बोला था गवर्नमेंट बताएगी क्या वैल्यू है, और गवर्नमेंट ने यहाँ बताई है, फिक्स वैल्यू नहीं बोली। अच्छा, फिक्स वैल्यू इन्हें बोलने में बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा। क्या हर ज्वेलर सेम कंगन को एक ही रेट पर बेचेगा? नो। चाहे सेम उसमें सोना क्यों ना हो, बट फिर भी क्या प्राइस अलग हो जाएंगे? यस। तो इन्होंने बोला जी आपका जो भी सेल प्राइस होगा हम उस सेल प्राइस को बेसिकली जो होगा वो यूज़ करेंगे। बाकी ये जो टेबल है जो भी ये वैल्यू दे रहा है इसकी अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन दूंगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, तब क्लैरिटी ले लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज। रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है तो बेटा रजिस्ट्रेशन ज्वेलर्स का मैं आपको ज्वेलरी का रजिस्ट्रेशन का पॉइंट हम कर चुके थे अगर आपको याद हो।
अब इसको मैं आपको याद कराता हूँ अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ पाए, ठीक है। ये वहाँ जो हमने पढ़ा था उसका रिप्रोडक्शन है, तो ये आप खुद से घर पे रिवाइज कर लेना, बाकी मैं आपको पॉइंट रिवाइज करा रहा हूँ। हमारा नॉर्मल रूल रजिस्ट्रेशन का क्या होता था, रजिस्ट्रेशन वो कराएगा जिसको टैक्स देना है। सिल्वर ज्वेलरी वाला प्लेन मैन्युफैक्चरर वो नहीं कराएगा, अदर ज्वेलरी वाला क्या वो कराएगा? यस, क्योंकि उसे टैक्स देना है। अच्छा, अब अदर ज्वेलरीज में दो तरीके के लोग होंगे, एक बड़े मैन्युफैक्चरर और एक छोटे। जरा स्पीड से रिवाइज करा दो। जो बड़े मैन्युफैक्चरर होंगे उन्हें टैक्स देना है तो वो रजिस्ट्रेशन के साथ ही काम करेंगे। जो छोटे मैन्युफैक्चरर होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट तब तक नहीं है जब तक उन पर टैक्स की लायबिलिटी आए। अच्छा, और आपको पता है एक स्पेशल बात, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, डिक्लेरेशन देनी है। या डिक्लेरेशन याद कराना, उसमें कुछ स्पेशल था, डिक्लेरेशन भी नहीं देनी। आपको पता है जो नॉर्मल एसएसआई वाले होते थे उनको हम कहते थे वो तब तक डिक्लेरेशन नहीं देंगे जब तक उनके पिछले साल का काम 1.5 करोड़ की अगर एग्जाम्पशन लिमिट है तो 60 लाख माइनस करके कहते थे 90 लाख। आ रहा है कुछ यार? जब तक 90 लाख को टच नहीं करेगा तब तक नहीं देना। एसएसआई में याद करो, उसमें हम ये ज्वेलर्स को एसएसआई में क्या कहते थे, जब तक आपकी 10 करोड़ की लिमिट टच नहीं कर जाएगी तब तक आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। पॉइंट याद है ना ये सबको? यस। तो ये मैंने आपको करा रखा था बेटा, ये सारा डिस्कशन पेज नंबर 160 पर बेसिकली मैंने उसको रिप्रोड्यूस किया है, घर से इसे आप पढ़ सकते हैं। 161 पर वो जो बात थी ना, ये 10 करोड़ टच नहीं करे जब तक, वो रिप्रोड्यूस भी कर दी है पूरी की पूरी, और नीचे ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया पेज नंबर 161 पर। फाइनेंशियल ईयर 2016-17, Mr. A has started business of manufacturing of articles of gold jewelry 7113। नया बिजनेस स्टार्ट किया बेटा इसने। नया बिजनेस का मतलब एसएसआई हो जाएगा पहले साल में तो। यस। वेदर एनी थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन इज अवेलेबल टू हिम अंडर एक्साइज? यस। कितनी कितनी थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन कितनी? 10 करोड़। गुड। फिर सेकंड, वेदर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट एग्जाम्पशन इन द वेरी फर्स्ट ईयर ओनली या सब्सिक्वेंट ईयर में भी मिलेगा? फर्स्ट ईयर में तो बाय डिफॉल्ट ही मिलना है, सेकंड में चेक करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट में उसका काम 15 से ऊपर नहीं गया तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी मिलेगी। क्लियर है जी? थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस इज ड्यूटी लायबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। आप उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बताएं, ड्यूटी लायबिलिटी बताएं। तो बेटा पहले साल जो उसने खोला था 3.5 करोड़ का काम कर लिया, तो पहले साल में वो एसएसआई है या 3.5 करोड़ का काम किया, 350 लाख का, ड्यूटी जीरो, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कोई डिक्लेरेशन देनी होगी नहीं, क्योंकि पिछले साल 10 करोड़ वाली बात ही नहीं है, तो नो रजिस्ट्रेशन नो डिक्लेरेशन। पहले साल में आराम से वो काम करे, कोई रजिस्ट्रेशन कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उस अगले साल में भी क्या ये एसएसआई ही है? यस, क्योंकि पिछले साल का काम सिर्फ कितना था? 350। तो अगले साल अगेन एसएसआई है, 10 करोड़ तक फिर से इसे टैक्स नहीं देना। अब सेकंड ईयर में इसका काम कितना हुआ? 750 लाख, 7.5 करोड़, मतलब ईडी अगेन जीरो। पूरे साल में वो टैक्स वाला पर्सन नहीं बना। और बेटा इसे इस साल में भी डिक्लेरेशन कभी भी नहीं देनी पड़ी होगी, क्योंकि 10 करोड़ को इसने पिछले साल में टच नहीं किया। तो ये सेकंड ईयर में भी काम करेगा विदाउट रजिस्ट्रेशन विदाउट डिक्लेरेशन। फिर थर्ड ईयर में 1100 करोड़। अच्छा, थर्ड ईयर में क्या ये एसएसआई है? यस है, बिल्कुल है एसएसआई। अच्छा, लेकिन अब पिछले साल में इसने अभी भी 10 को टच नहीं किया। साल के शुरुआत में रजिस्ट्रेशन या डिक्लेरेशन चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन अब इस साल में जब ये काम कर रहा है 1100, तो जैसे ही 1000 खत्म हुआ होगा टैक्स के लिए लायबल बन जाएगा और अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन कराएगा। यू आर प्रीटी क्लियर अबाउट दिस आल्सो? यस। अच्छा, अब एग्जामिनर सिंपली क्या कर सकता है बेटा आपको, कि वो आपको ज्वेलरी फोकस 2 क्वेश्चन बना सकता है। एक तो जैसे वो प्री बजट स्टॉक वाला बता दिया, और एक ये रजिस्ट्रेशन के एंगल से बता दिया। दीज आर द 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में एसएसआई एग्जाम्शन को लेकर के ये एक स्पेशल सर्कुलर है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर बात करेंगे, लेवल बढ़ने के साथ टच करेंगे। पॉइंट नंबर 5, मेन पॉइंट बेटा,
अभी बड़ी स्पेशल बात है जो मैं आपको समझाऊंगा, जरा सुनना बेटा। अब पॉइंट नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं ईडी पेमेंट। तो एक बात ज़रा बिल्कुल स्पेशल ज्वेलरी वालों के लिए याद रखना बेटा, नॉर्मल कोई भी एसएससी हो, उससे जब हम ड्यूटी कलेक्शन करते थे तो हम सेंट्रल एक्साइज रूल्स में आते थे, बट ज्वेलरी वालों के लिए हम सेंट्रल एक्साइज रूल्स में नहीं आए हैं। उसके लिए हमने अलग रूल्स बनाए हैं, उसके लिए हमने अपने अलग रूल्स बनाए हैं। अब ज़रा इंपॉर्टेंट समझिएगा बेटा, हम ज्वेलरी वालों के लिए अलग रूल्स बना करके बेटा हम कहना क्या चाह रहे हैं वो ज़रा आप पॉइंट समझिएगा। वाई वी हैव फ्रेम्ड द न्यू रूल्स। नॉर्मल रूल एक्साइज में आज तक क्या था, एक्साइज ड्यूटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, जरा अब इस पर मैंने स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मल रूल था एक्साइज ड्यूटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री। अब ज्वेलरी सेक्टर पर जो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया बेटा, डिस्कशन सब वेल ड्राफ्टेड कनेक्टेड प्रिंटेड मिलेगा, आप सिर्फ सुनने पर ध्यान रखना बेटा। मान लीजिए वी विजुलाइज द पोजीशन, ए लिमिटेड ज्वेलरी बना के बेचता है, सिंपल सिचुएशन, ठीक है जी। गोल्ड लाया, ज्वेलरी बनाई, ज्वेलरी बना करके बेची। अच्छा, नॉर्मली किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरर को आप विजुलाइज कर लो जिसको हम समझना चाह रहे हैं कि ड्यूटी देनी है। बेटा ज्वेलरी बनती एक जगह है, लेकिन बेचने के सेल्स पॉइंट क्या बड़े सारे रहेंगे? यस, थोड़ा टेंशन लेना बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप समझने जा रहे हो, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स सपोज हम अपना बड़ी कंपनी टाटा वालों की कौन सी है बेटा ज्वेलरी वाली कंपनी? तनिष्क, ठीक है। तो टाटा वाले ने अपनी फैक्ट्री खोली, टाटा वाला अपना सेंट्रलाइज लेट्स सपोज मुंबई में उसने अपना प्लेस बना रखा है। गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस कमोडिटी, अपना हाई सिक्योरिटी रखता है, गोल्ड सारा वहाँ आता है, वहाँ सारी ज्वेलरी बनती है, लेकिन सेल्स पॉइंट डेफिनेटली अलग अलग है। थ्रू आउट द इंडिया इसने अपने शोरूम्स खोल रखे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज माई शोरूम इन टू दिल्ली, Mumbai is the centralized place where he is manufacturing all the jewelry, but he is selling the jewelry through different sales outlets. तक उसके अपने शोरूम्स हैं और हम एक पर्टिकुलर शोरूम को बेस बना के समझ लेते हैं बेटा। नाउ मैन्युफैक्चर है, ज्वेलरी यहाँ बनी है, दिस इज फैक्ट्री, एज पर आवर नॉर्मल रूल ड्यूटी इज पेबल। बहुत अच्छा पॉइंट बोलते जाना आप जरा फटाफट से। हम जब ड्यूटी कलेक्शन की बात करते हैं और सेंट्रल एक्साइज रूल की बात करते हैं, तो सेंट्रल एक्साइज रूल सेज व्हाट, ड्यूटी इज पेबल, रूल 4। अब एनर्जी से बोलते जाओ भाई, ड्यूटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री। ये मेरा शोरूम है, मुझे ड्यूटी यहाँ से जब ज्वेलरी बिकेगी तब देना है, या यहाँ से जब मैं भेज रहा हूँ तब देना? बेटा थोड़ा एनर्जी लाओ, अब ये मेन पॉइंट है, यहाँ से जब जाएगा तब देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये ईडी पेड जो भी हमारा नॉर्मल प्रिंसिपल था, यहाँ ईडी पे करके अगर ये जाएगा तो अब जरा ये याद करो बेटा, यहाँ से जा रही है बिकेगी तो यहाँ से, तो फिर मैं यहाँ कैसे ड्यूटी दे दूँ? फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है, मुझे नहीं आ रहा है कुछ, फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है, और हमारा कंसेप्ट हमेशा ये था। अच्छा, डिपो में क्या होता था? क्या यही होता था भाई, डिपो से आप आगे बेचोगे, लेकिन आप यहाँ क्या ड्यूटी पेड ही जाते थे? यस। और कैसे ड्यूटी पेड निकालते कैसे थे, जरा याद कराओ। आज जा रहे हैं बेटा, कुछ याद कराओ ना फटाफट से। आज जा रहे हैं, 10 दिन बाद डिपो पहुंच के बिकेंगे, और जिस प्राइस पर बिकेंगे वो नहीं, ऐसा नहीं था, जल्दी बोलो क्या होता था। आज जा रहे हैं, आज डिपो पर जो भी एनटीवी नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू चल रही होती थी वो निकाल करके हम यूज करके ड्यूटी देते थे, ठीक है जी। और ये ईडी पेड गुड्स जब यहां से जाते थे, तो अब आपको ये भी याद होगा, रूल 4 कहता था यहां से निकालते टाइम ड्यूटी दो, और रूल 5 कहता था कौन सी रेट यूज करना? आज जा रहे हैं बिकेंगे आगे, क्या आज वाली रेट यूज करनी पड़ेगी? यस। मान लो आज रेट 10% है, तो उस रेट को आप यूज करो, डिपो का आज का डेट का प्राइस पकड़ो, ड्यूटी दो, और इस अकॉर्डिंगली शोरूम में बेटा फिर जो गुड्स पहुंचे वो कौन से पहुंचे? ईडी पेड। और फिर जब कस्टमर आएगा तो कस्टमर को आप जिस भी प्राइस पर ज्वेलरी दे रहे हो उसमें ईडी और वैट, वैट यहीं दे दिया, या वैट तो आगे ही दोगे? आगे ही दोगे, तो ईडी और वैट वो चार्ज करके आप ड्यूटी गुड्स जो है वो आप बेच दो, यही सिस्टम होता है आपका। यस। अच्छा, अब ज्वेलर्स के ऊपर जब एक्साइज ड्यूटी आई ना, फर्स्ट टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम के लिए वो लायबल बने 1 मार्च से, तो अब ज्वेलर्स ने बोला भाई साहब
हमारा प्रैक्टिकली तो ये पक्की बात है, ज्वेलरी हम जगह जगह बना ही नहीं सकते, जगह जगह फैक्ट्री हम प्रैक्टिकली खोल ही नहीं सकते, क्योंकि सोना खरीद के जगह जगह पहुंचाना ट्रांजिट में बड़ा रिस्क है। तो हमें बनाने का काम, बोलते जाओ बड़ा वर्ड से, एक ही जगह रखना पड़ेगा, विच हैज टू बी हाईली सिक्योर्ड। और जनरली जिस जगह बनाते हैं वहां से बेचेंगे भी नहीं, वो तो गुपा छुपा से ही कोई जगह रहेगी। जो सेल्स पॉइंट होंगे वो हमेशा अलग रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट एक अलग चीज रहेगी। अब उसने बोला, अब अगर मेरे को तुमने सिस्टम में ऐसा ही रखा कि फैक्ट्री से गुड्स जा रहे हैं, बनाओ यार बड़ा वर्ड से, और ड्यूटी अभी दो, तो ज्वेलरी सस्ती भी नहीं है। नहीं हरी समझ में, जो ड्यूटी देनी है भले ही वो 1% है, बट ज्वेलरी करोड़ों रुपए की बात चल रही है भाई, तो मेरा तो 1% भी बहुत भारी हो गया, मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा अभी तो वो। और फिर वो ज्वेलरी गई, पता नहीं कब बिकी, और चीज भी ऐसी फैशनेबल है कई बार बिकेगी भी नहीं, फिर वापस आ जाएगी। समझ नहीं आ रहा बेटा, कई बार ऐसा भी तो होगा फैशन की वजह से चेंज हो गया, बिकी भी नहीं, तो फिर ज्वेलर क्या करता है, उस ज्वेलरी को वापस लाएगा, रीमेल्ट करेगा, नया डिजाइन बना। क्या हुआ, ये कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, इस पर सारे रूल आ जाएंगे। मैं अभी अपनी जेब से पहले तो करोड़ों रुपए की ड्यूटी दूंगा। मान लो मेरा 1000 करोड़ रुपए का ज्वेलरी का टर्नओवर है, जो छोटा है ज्वेलरी के एंगल से अगर बात करें, उस पर 1% भी ड्यूटी गई तो मेरी 100 करोड़ रुपए मैंने अभी अपनी जेब से दिए। फिर वो ज्वेलरी कब बिकेगी, मुझे कब उस 100 करोड़ की वापसी की प्राप्ति होगी, वो नुकसान। उसके अलावा अगर ये बिकी नहीं, फैशन चेंज हो गया, मुझे वापस लानी पड़ी, वापस लाऊंगा, रूल 16 लगेगा। बेटा कुछ बोलते जाओ जरा, कनेक्ट आता जाए। 16 लगेगा, फिर मैं क्रेडिट लूंगा, फिर दोबारा बना के बेचूंगा, फिर मैं उसे खपाऊंगा, मेरे लिए काफी वेरी प्रीशियस थिंग दिस इज। तो मेरा बहुत पैसा इन्वॉल्व होने वाला है। उससे बोला और मुझे कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। मैंने कहानी समझा दी, आप रिलैक्सेशन बना लो। क्या रिलैक्सेशन चाह रहा है ये? मैं ड्यूटी कब दूं? जब मैं शोरूम से बेचूं। मैं ड्यूटी तब दूं जब मैं शोरूम से बेचूं। क्लियर है? अच्छा, और ये शुरुआत में बेटा क्या गवर्नमेंट की पूरी इंटेंशन सिर्फ एक ही थी, बेटा तू एक बार आ जा, बाकी सब बातें बाद में। ठीक है, तो हुआ क्या था, जब गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई, ज्वेलर साहब को पता है लंबी स्ट्राइक पर रहे थे, इतनी लंबी जर्नली स्ट्राइक नहीं होती, तो फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई और कमेटी से कहा कि आप ज्वेलर से इंटरेक्शन करो और उनसे पूछो कि उन्हें मेन तकलीफ क्या क्या है, जो जो उनकी तकलीफ है उनके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, कि उन्हें ऐसी फीलिंग आए कि सरकार उनको पूरा सुन रही है। जो आप बताओगे उस हिसाब से उनके लिए एक्साइज के कानून में कुछ भी चेंज करना पड़े हम करेंगे। और बड़ी सारी एक्साइज की बातें बेटा डेविएटेड मिलेंगी यहाँ आपको। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर डेविएशन कि हर गुड्स के लिए नॉर्मली यहाँ ड्यूटी पे होती है, वहाँ ड्यूटी पेड जाते हैं, बट ज्वेलरी के लिए शोरूम से जब वो बिकेगा तब ड्यूटी जो होगी वो पेड होगी। किस रेट से? अब ये भी बना लो फटाफट से, किस रेट से होगी? शोरूम से जब सेल हो रही है तब ले रहे हैं, मतलब क्या उस दिन जो रेट चल रही होगी उसको यूज करेंगे? यस। देखो जरा लिखा मैंने, जरा समराइज पॉइंट्स लिख के इसमें 162 टेबल बनी हुई थी ना यहाँ जहाँ हम बात कर रहे थे ईडी पेमेंट। तो आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कलेक्शन ऑफ ड्यूटी रूल्स, रूल नंबर 4 पढ़ लो बेटा। चार क्लियर है क्या? अच्छा, वो जो ये था कि रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री के टाइम पर जो ड्यूटी होती है वो यूज़ करते हैं, वो लिखा था रूल 5 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल, पर ज्वेलरी के लिए वो है ही नहीं, ध्यान रखना। हमारे अलग रूल्स बनाए हैं उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ का ये रूल नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, समझ आ गया होगा तो बताओ जरा, कौन सी रेट कहना चाह रहे हैं? When such articles are sold for the first time। ठीक है जी, अब लाइन में पढ़ता हूँ, देखिएगा थोड़ी और क्लैरिटी अगर आपके माइंड में आए। द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल टू द आर्टिकल्स, एप्लीकेबल टू द आर्टिकल्स, यहाँ आर्टिकल्स का क्या मतलब होगा बेटा? डेफिनेटली यहाँ आर्टिकल्स का क्या मतलब होगा बेटा?
क्या ज्वेलरीज ही होगा? यस। और बाकी जो है मैंने आपको ना ये पूरे तो नहीं दिए हैं, बाकी इसमें क्या है, रूल नंबर 3 में डेफिनेशन है बेटा, ठीक है ना, आपको मतलब डेप्थ के लिए नहीं, वैसे क्लैरिटी के लिए पढ़वा रहा हूँ। इस सेट ऑफ रूल्स में रूल नंबर 1 टाइटल है, रूल नंबर 2 ने बताया कि ये आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी और बोथ, जो भी 7113 में आएगा उस पर पढ़ा जाएगा। एंड रूल नंबर 3 में डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन कह रही है आर्टिकल्स का मतलब होगा आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी और पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी और बोथ, फॉलिंग अंडर हेडिंग 7113। ठीक है जी। तो आप सिंपली आर्टिकल्स का मतलब यहाँ ज्वेलरी। अच्छा, मैं आपको हमेशा ज्वेलरी बोलूंगा, आप इंप्लाइडली समझेगा ज्वेलरी के साथ ज्वेलरी भी है और उसके पार्ट्स भी है, बाकी बोलूंगा मैं ज्वेलरी अपना कंफर्टेबल लेवल के लिए। तो खैर, द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल टू आर्टिकल्स मतलब ज्वेलरी। अब जरा एनर्जी से बोलो, शेल बी द, शेल बी, जल्दी जल्दी बोलो, शेल बी, फटाफट से बेटा, शेल बी द रेट इन फोर्स, बोलो ना एनर्जी से, ऑन द डेट व्हेन सच आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इतनी लाइन पर रुको, मतलब यहां से जब चले बेटा, ये सेल थी या ये ट्रांसफर था? ट्रांसफर था। देयर हियर दे आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस टाइम पर जो रेट होगी वो चलेगी। क्लियर है? अच्छा और बोलो, व्हेन सच आर्टिकल्स आर, फिर से बोलो, सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मैन्युफैक्चरर और प्रिंसिपल। ये क्या कह रहे हैं भाई? इस एग्जांपल के लिए क्या पढ़ोगे? इस एग्जांपल के लिए बाय द मैन्युफैक्चरर, और अगर कहानी ये हो, ये बाहर से जॉब वर्क पर बनवा के लाता हो और यहाँ इकट्ठा करके फिर अपने इन शोरूम से बेचता हो, तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। अच्छा, और इस वाले एग्जांपल में ड्यूटी किसको देनी है, जॉब वर्कर को या इसको, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को? कहाँ लिखा है? इतना बुलवाया था, कौन से रूल में लिखा है? यही रूल्स में लिखा है, इसी 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 सेट ऑफ रूल्स में लिखा है, नहीं लिखा? यस। कौन से रूल में? रूल 9। एक बार देखो, जैसे रूल 4 है, 5 है, 6 है, उसके बाद बेटा ये यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई, फिर 7 तक ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है, ये गलत हो गया, ये 8 है, और इसके अगले वाला 9। 4 5 6 7 यहाँ तक तो नंबर सही डले हुए थे, फिर ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई, इसी की वजह से मेरा हर जगह रूल 10 चला गया, जबकि रूल 9 है बेटा। ठीक है, रूल 9। अब रूल 9 एक बार पढ़ लो, ये पहले पढ़ भी लिया, वैसे एक बार दोबारा पढ़ लो। ठीक है जी। अब मैं एक बार रूल 4 को दोबारा बोलूंगा बेटा विद फुल एनर्जी, तो आप दोबारा बोलेंगे जरा फिर से, द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन द आर्टिकल्स ज्वेलरी शैल बी द रेट इन फोर्स। आप दोबारा बोलेंगे बेटा, जो फोर्स में है, ऑन द डेट व्हेन द सच आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मैन्युफैक्चर, इस एग्जांपल में, या फिर बाय प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर एज द केस मे बी। आगे बोलो, फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड प्रीमाइस। अच्छा, अब इस एग्जांपल में बोलो रजिस्टर्ड प्रीमाइस कौन सी होगी इसकी? अच्छा, मजा आएगा, जरा जल्दी बताओ, इस एग्जांपल में इसकी रजिस्टर्ड प्रीमाइस क्या होगी? ये होगी रजिस्टर्ड या नहीं, पहले ये बताओ। रटवाना नहीं है मुझे, नहीं मैं सीधा बोल देता, ये नहीं होगी रजिस्टर्ड, होगी। यहाँ गुड्स बन रहे हैं बेटा, इसे रजिस्टर्ड करवाएंगे ही, मानो। अच्छा, क्या इसको भी करवाएंगे? पक्का बोलो यस। इसको करवाने का क्या लॉजिक है? क्योंकि ईडी के बगैर यहाँ पहुंचे तो डेफिनेटली कंट्रोल पूरा रखना पड़ेगा। यस, यहाँ तक क्लियर है? यस। अच्छा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, एक बार मुझे बताना, अगर ये स्पेशल ना हो ज्वेलरी, नॉर्मल गुड्स हो, मजा आना चाहिए, रीजन याद रहेगा। तो अगर नॉर्मल गुड्स होते कि यहाँ से ईडी पेड़ जाते, बताओ रजिस्ट्रेशन किसका करवाते? सिर्फ फैक्ट्री का। यहाँ ड्यूटी पेड हो गई, आगे हमें मतलब ही नहीं है, बट डेफिनेटली जब यहाँ ड्यूटी पेमेंट अभी पेंडिंग रखी हुई है तो रजिस्ट्रेशन इसका भी कराना पड़ेगा। और हियर कम्स अ प्रॉब्लम, ये जगह तो एक होगी और शोरूम कितने होंगे? बहुत सारे,
मतलब कितने रजिस्ट्रेशन, कंसेप्ट बनाओ आगे फटाफट से। क्या बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे? अब सॉल्यूशन क्या देना है? सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। कुछ रटना नहीं है, लॉजिक्स पर एक एग्जांपल से माइंड में सब जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या देना है? सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। क्लास में से किसी को याद है वैसे एक साइज में नॉर्मल कंसेप्ट क्या है? हर फैक्ट्री, हर प्रीमाइस सेपरेट रजिस्टर्ड होती है जिसको भी कराना चाहते हैं, लेकिन इनको अब हमको ये सॉल्यूशन देना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? यस। अच्छा, और एक मेरी बात बताओ बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि हर ज्वेलर शोरूम से ही बेचता है या कुछ ज्वेलर दुकान पर ही बना के बेच देते हैं? ऐसे भी हो सकता है। उस केस में क्या यही हो जाएगा? यस। अच्छा, ऐसे लोगों की दो तीन दुकानें हो सकती हैं। अब ये दुकानें कैसी, बेचने वाली या बना के बेचने वाली? बना। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन इनको नहीं देना, या इनको भी देना पड़ेगा? फिर इनको भी देना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपकी 10 फैक्ट्री हो ज्वेलर्स की, तो भी सेंट्रलाइज देंगे? नहीं आया समझ? एक फैक्ट्री हो, 20 शोरूम हो, क्या तो भी आपको सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन देंगे? यस। अब चार जो पढ़ रहे थे, जरा पूरा पढ़ना, कुछ समझ आता है वो क्या कह रहे थे लैंग्वेज में? चार की जो लास्ट की वर्ड से क्या थोड़ा बहुत इमेज ले पाओगे? अब उसमें क्या लिख गए वो? फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, ये उस आदमी के लिए फिट हो गया जिसकी एक ही फैक्ट्री और वहीं से बेच रहा है। और सेंट्रलाइज रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस जिसकी दो तीन फैक्ट्रीज हैं और ब्रांचेस ऑफ सच सेंट्रलाइज रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, इसमें कौन सा केस आ जाएगा? ये वाला। एक फैक्ट्री और उसकी ब्रांचेस, शोरूम्स, एक्सटेंशन जो है वो बहुत सारे हैं। कुछ आया भाई माइंड में? इट वॉज वेरी टेक्निकल जो आपने आराम से समझ लिया है। अब जरा ये समझ लिया तो मुझे ये बताना, इस वाले केस में रजिस्ट्रेशन किसका कराना है? रजिस्ट्रेशन ड्यूटी लायबिलिटी के लिए ये है। बेटा आप बताओ, ज्वेलरी यहाँ बनी है, इसका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा? मज़ा आ जाएगा अगर ठीक बता दे। यार यहाँ बनी है ज्वेलरी, तुम कह रहे हो जहाँ बनती है उसका तो कराना होता है। हाँ कराना होता है, लेकिन बेटा अगर इसको, एक मेरी बात, अब लॉजिक सोचो ना, अगर इसको कराया तो जो इंटेंशन थी कारीगर, वो फायदा होगा या होगा ही नहीं? होगा ही नहीं। तो क्या रजिस्ट्रेशन से बाहर ही रहेगा? यस। इसकी बजाय क्या ये कराएगा? यस। और ये शायद रूल 9 में क्लियर लिखा था, 9 ध्यान से देखा था ना आपने? यस। कारीगर्स को दिक्कत ना हो इसी के लिए तो काम चल रहा था, तो इनको नहीं कराना, अब इसको कराना है। और अब जरा फिर से बोलो, इसको कौन सा कराना है बेटा? अब ये सबसे बनवा के लाता होगा और एक जगह इकट्ठा करता होगा और फिर 100 शोरूम बेचता होगा। मजा नहीं आया? जल्दी बोलो जरा फटाफट से। तो इसको भी कराना है यहां जहां ये लेकर के आता है और जहां से ये बेचता है सेल्स पॉइंट, क्या उनको भी कराना है? यस और नो? लेकिन वही बात आ गई, अब क्या करेगा? इतना सारा नहीं कराने, सेंट्रलाइज करवा लेगा। बेसिकली ये बाहर हो गया जॉब वर्कर, जो भी करेगा ये अपने लेवल पर जैसे भी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ये मैनेज करेगा। मैं कुछ क्लियर हूँ क्या? यस। अब यहाँ अगर ये डायग्राम माइंड में क्लियर होगा ना, तो बेटा रूल 9 में जो हम रजिस्ट्रेशन की लैंग्वेज पेंडिंग रख करके चले थे, और रूल 9 में आप देख लो, अब शायद आपको क्लियर समझ आ जाएगी। सेंट्रल एक्सरसाइज रूल, रूल 9 हमारे पास पेज नंबर 58। पेज नंबर 58। इसमें जब रजिस्ट्रेशन का हमने डिस्कशन किया था, तो लास्ट वाला पॉइंट ज्वेलरी के लिए जो 2016 में आया तब पेंडिंग रखवाया था, अब एक बार आप पढ़ लो और डायग्राम को, इमेज को ध्यान में रखना और देखना, शायद कुछ अब आपको क्लैरिटी से समझ आ रहा हो वो लैंग्वेज क्या कहना चाह रहे थे।
लैंग्वेज मेरे ख्याल से अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगेगी पढ़ने के बाद बेटा। Yes. और इस कारीगर को लेकर कुछ आप समझ रहे हो बेटा, इसका जिक्र आ रहा है या इसकी बात नहीं चल रही, इसकी नहीं चल रही? अच्छा, अब ये आदमी क्योंकि ही इज लायबल टू पे ड्यूटी, तो दिस पर्सन विल बी टेकिंग द रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन लेते टाइम बेटा अगर इसके 100 शोरूम है तो इन 100 शोरूम्स की डिटेल देनी है, लेकिन इधर ये 10 आदमियों से बनवा रहा है, उनमें से किसी की भी डिटेल्स उसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाकी एक बात इनहेरेंट है जो मैंने नहीं बोली लेकिन वो आपको इम्प्लाइडली पता है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होगा तभी जब आपने अकाउंटिंग सेंट्रलाइज, वो तो इम्प्लाइड बात है, वो आप समझते ही हैं। आई होप आई एम क्लियर। वापस आ जाऊं उधर ही टेबल पर, ब्रेक ले लेते हैं हम 10-15 मिनट का।